इस इंडस्ट्री में शायद 90% लोगों को अपना P&L पता ही नहीं है कि क्या है। उनको घर पे खर्चे के लिए पैसे चाहिए, बच्चे की फीस बननी है, ये 10,000 रुपये निकाल बेटा जैसे जमा करा। टियर 2 और टियर 3 में इस टाइम पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। वो 20 साल से सूप बेच रहे हैं, आज उनके पास घर है, गाड़ियां हैं, बच्चे कनाडा पढ़ रहे हैं, बेस्ट फैसिलिटीज जो अपनी फैमिली को दे सकते हैं वो दे सकते हैं, और दी है उन्होंने सिर्फ सूप बेच के। सूप कितना 40 रुपए 70 रुपए, कोई और प्रोडक्ट नहीं। आज हम बात करने वाले हैं फूड के बिजनेस के बारे में, किस तरीके से आप प्रॉफिटेबली फूड का बिजनेस रन कर सकते हैं। आज जो हमारे साथ में फाउंडर है वो अपना फूड ट्रक रन करते हैं और आपको बताने वाले हैं किस तरीके से फूड ट्रक से बढ़िया कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके लिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो अपना खुद का रेस्टोरेंट ऑन द व्हील टाइप्स। वेलकम। हाय, मेरा नाम साहिल है और मैं को फाउंडर हूँ वेयर्स द फोक का। हम प्राइमरीली फूड ट्रक्स करते हैं, बट हमारे रेस्टोरेंट्स भी हैं। बट मुझे लगता है कि फूड ट्रक्स आने वाले टाइम में इंडिया में सबसे बड़ा फैड होने वाला है और सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट भी। थोड़ा समझाओ फूड ट्रक के बारे में ना। ये फूड ट्रक ये वही है, चाइनीज जो वैन लगी होती है उसी को हम फूड ट्रक कहते हैं। ये एक परसेप्शन था कि सिर्फ चाइनीज किया जा सकता है, बट हम लोगों ने इसको बीट किया है। बेसिकली फूड ट्रक में कुछ भी और कहीं भी सर्व किया जा सकता है। हम लोग जैसे वेयर्स द फोक जो हमारा कोर ब्रांड है, इसमें हम लोग चाइनीज, इंडियन, मुगलाई ये 3 कुजीन्स प्राइमरीली करते हैं और इसके साथ बेवरेजेस भी करते हैं। तो अभी तक ये परसेप्शन था कि हम सिर्फ चाइनीज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम चाइनीज के साथ साथ अब पूरा एक रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस या रेस्टोरेंट स्टाइल फूड अब एक फूड ट्रक से सर्व किया जा सकता है। जो रेडिया है मार्केट के अंदर, जो छोटे छोटे रेडिया होते हैं, वो भी फूड ट्रक के अंदर ही कंसिडर होता है? नहीं, वो फूड ट्रक के अंदर कंसिडर नहीं होती है। उसको हम लोग बहुत छोटे स्टॉल्स कहेंगे या रेडी ही कहेंगे। फूड ट्रक्स प्राइमरीली थोड़ी ज्यादा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस होता है, कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है एक रेडी के मुकाबले। चाहे वो हम हाइजीन वाइज बात करें, चाहे प्रोडक्शन वाइज बात करें, तो एक फूड ट्रक कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाइजीनिक होता है और ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आता है एक रेडी के मुकाबले, और ज्यादा कुजीन्स भी सर्व कर पाते हैं हम लोग उसमें। लेवल 1 रजिस्ट्रेशन करानी है तो गवर्नमेंट्स कहाँ से क्या क्या रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी? बेसिकली सबसे पहले इसमें फूड ट्रक के अंदर हम लोग जो करते हैं, हम लोग फूड ट्रेलर्स करते हैं। हम लोग ट्रक्स के ऊपर मॉडल नहीं करते हैं, हम इसको डायरेक्ट ट्रेलर पे मॉडल करते हैं। ट्रेलर इज कि डायरेक्ट चेसी ली और चेसी के ऊपर पूरा फूड ट्रक अपने कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनवाया। तो इसमें हमें कोई भी आरटीओ लाइसेंसिंग नहीं लगती है। तो इससे एक तो हमारी ट्रक की कॉस्ट बचती है, जो आज के टाइम में अगर हम एक सेकेंड हैंड ट्रक भी लेने जाते हैं तो वो मिनिमम भी 4 से 5 लाख रुपए का आता है। तो वो 4-5 लाख रुपए सीधे बचते हैं, और साथ में आरटीओ की सारी हेडेक्स, चाहे वो इंश्योरेंस हो, रोड टैक्स हो, ये सारी चीजें बचती हैं। हम ट्रेलर मॉडल पे काम करते हैं, इसको कहीं भी टो करके बहुत कंफर्टेबली ले जाया जा सकता है। तो लेट्स से कि मैं पोजीशन ए पर हूँ और मुझे उसको पोजीशन बी पे शिफ्ट करना है, तो मैं बहुत कंफर्टेबली उसको शिफ्ट कर सकता हूँ एक मिनिमल कॉस्ट के अंदर। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लाइसेंसिंग फूड लाइन में, चाहे वो फूड ट्रक्स हो, चाहे वो फूड वेंडर्स हो, मैन्युफैक्चरर्स हो, कियोस्क हो, रेस्टोरेंट्स हो, सबको फसाया लाइसेंस लगता ही है। फसाया लाइसेंस बहुत ईजिली आजकल आपको मिल जाता है, ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है। हमारे केस में अगर आप हमारी फ्रेंचाइज लेते हैं तो वो हम ही लोग करके देते हैं, वो सारी हेडेक्स हमारी ही होती हैं। और इसके सिवा आपको अगर दिल्ली में है तो एक हेल्थ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग यूपी बेस्ड है, हम लोग झांसी से आते हैं और झांसी बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ पे अभी हम लोग को हेल्थ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और हम लोग अपना फूड ट्रक इंस्टेड ऑफ किसी पब्लिक प्लेस पे खड़ा करने के किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे खड़ा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पे आपकी गवर्नमेंट हेडेक्स जो है या नगर निगम की हेडेक्स हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। तो आप उसको रेस्टोरेंट की तरह ही ऑपरेट कर सकते ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाला समझाओ ना कि अगर हम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे खड़ा करते हैं, जैसे रोड के साइड पे आजकल लोग खड़ा करते हैं, तो उसमें भी कोई रेस्ट्रिक्शन है? उसमें क्या है कि कुछ केसेस के अंदर कुछ शहरों की, जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं करती है फूड ट्रक्स को खड़ा होना। रेडियां छोटी जरूर खड़ी हो जाती हैं, बट फूड ट्रक्स अगर आप प्रॉपर फूड ट्रक चलाना चाह रहे हो तो वो दिल्ली में थोड़ा सा मुश्किल है। बट जब हम छोटे शहरों की बात करें, यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पे नगर निगम कंपैरेटिवली लीनियंट होते हैं और बहुत सारी जगह पे पर्ची सिस्टम भी होता है। पर्ची सिस्टम जैसे? पर्ची सिस्टम जैसे कि वो आपकी एक मंथली पर्ची काटते हैं और वो कुछ भी फिक्स अमाउंट हो सकता है। जैसे हमारे शहर में वो पर्ची 4,000 रुपए की है। उसके बाद वो आपको एक टेम्परेरी जगह देते हैं कि आप इस जगह पे खड़े हो सकते हो। कोई ओनरशिप आपकी डिसाइड नहीं होती है उससे, उस पर्ची से, बस वो खाली एक टेम्परेरी लोकेशन है आपके लिए कि आप इस जगह खड़ा हो सकते हो। आप कोई मालिकाना हक नहीं जता सकते उस जगह पे, वो आपकी जगह नहीं है। वो जब तक गवर्नमेंट चाह रही है, जब तक आपका नगर निगम चाह रहा है, तब तक आपको उस जगह पे अलाउ कर रहा है। उसके अगेंस्ट वो आपसे एक परसेंटेज या एक अमाउंट चार्ज करते हैं, जो हमारे केस में झांसी में 4,000 रुपए है। ठीक है। और जैसे दिल्ली की बात करके चले तो यहाँ पे भी बहुत सारी वैन्स खड़ी होती है। बहुत सारी वैन जरूर खड़ी है, बट वो इलीगल है। मतलब उसमें क्या होता है कि फिर वो अंडर द टेबल, अगर आप जैसे चलाना चाहिए, आप अपने आसपास की अथॉरिटीज को खुश करके जैसे चला पा रहे हैं चला सकते हैं। बट चूंकि हम लोग उसको ब्रांड की तरह चलाते हैं, तो हम लोग अवॉइड करते हैं ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे हम या हमारे किसी भी फ्रेंचाइजी को इस तरह की डे टू डे दिक्कतों से रूबरू होना पड़े। कोशिश करते हैं कि या तो हम प्रॉपर परमिशन लेके गवर्नमेंट लैंड पे खड़ा करें, नहीं तो हम किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर लेते हैं, जो कि कंपैरेटिवली हमारे केस में बहुत सस्ती होती है। हमारे केस में हमें कोई बिल्कुल मेन मार्केट की लोकेशन नहीं चाहिए होती है।
हम लोग थोड़ा सा ऑफ मार्केट भी जा सकते हैं। फूड ट्रक्स चूंकि फैड है, अब लोग आना पसंद करते हैं, तो अपने आप में वो डेस्टिनेशन पॉइंट बनता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल मार्केट में कोई वॉकिंग क्राउड चाहिए जो कि बाकी रेस्टोरेंट्स को या क्वेसार्स को चाहिए होता है। हमारे केस में हम मार्केट से थोड़ा सा दूर भी जा सकते हैं, अपने आप में चूंकि वो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है तो आदमी वहां तक खुद आता है, गेस्ट हमारे खुद वहां तक पहुंचते हैं। और चूंकि हम लोग खाली लैंड लेते हैं तो कोई जो लैंड ओनर होता है उसकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं लगी होती उस लैंड पे, उसने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई होती, कोई लाइट कनेक्शन नहीं लिया होता, कुछ नहीं किया होता, उसका वो खाली लैंड ही होता है। तो उसको खाली लैंड के ऊपर भी जब रिटर्न्स आने शुरू हो जाते हैं तो उसको भी फायदा होता है, और हम लोग को कंपैरेटिवली काफी कम रेंटल पे जगह मिल जाती है। ठीक है, तो ये अब प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर करी जाती है, थोड़ा समझाओ। आपको स्काउट करना होता है, मतलब इट्स नॉर्मल स्काउटिंग, जैसे आप रेंटल प्रॉपर्टी जाते हो। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी की घर की प्रॉपर्टी है, वो घर का प्लॉट खाली पड़ा है, तो वहां पे हम अपना जाके खड़ा कर सकते हैं, या फिर कोई पार्किंग स्पेस टाइप जगह? कोई पार्किंग स्पेस टाइप जगह ज्यादा प्रेफरेबल होती है, और घर वाली तो प्रेफरेबल नहीं होती, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, फूड ट्रक के अंदर आपका मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है लोगों का, तो गाड़ियां भी आती हैं, दिन भर लोग भी आते हैं, तो वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर ऑपरेट करना मुश्किल होता है। तो प्राइमरीली ये प्लॉट या तो कमर्शियल एरिया में होना चाहिए, मार्केट या मार्केट के आसपास होना चाहिए, बिल्कुल मेन मार्केट में जरूरत नहीं है, बट मार्केट के आसपास होना जरूरी है, और प्राइमरीली कमर्शियल ही होना चाहिए। मतलब रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर दिक्कत तो है ही, आसपास वाले लोगों को ज्यादा दिक्कत होंगी, तो आपको ऐसे स्पेस पे खड़ा करना है जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी आसान हो, लोग गाड़ियां बहुत आसानी से पार्क कर पाए। आजकल जो फूड ट्रक के अंदर आते हैं, चूंकि आपके पास कोई सिटिंग एम्बियंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सिटिंग स्पेस नहीं होता है बहुत ज़्यादा, तो लोग एज अ गेस्ट प्रेफर करते हैं वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के ही खाएं, अपने गाड़ी के कंफर्ट में ही खाएं। तो ऐसी जगह होनी बहुत ज़रूरी है जहाँ पे पार्किंग बहुत ईजिली अवेलेबल हो, आपके फूड ट्रक के आसपास या उसके बिल्कुल सामने एम्पल पार्किंग स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी क्राइटेरिया ही यही है कि एम्पल पार्किंग स्पेस हो आपके पास। ठीक है, और इसका रेट कितना तक वेरी करता है? देखिए, हम लोग के केस में जैसे अगर हम अपने फूड ट्रक की बात करें तो हमारा फूड ट्रक तकरीबन 20x10 के एरिया में सिर्फ फूड ट्रक प्लेस हो जाता है। उसके बाद सर्विसेज के लिए हमें तकरीबन 100 स्क्वायर फुट जगह और चाहिए होती है। मिला के देखें तो 300-350 स्क्वायर फुट टोटल जगह है। तो इस प्लॉट की, अगर खाली प्लॉट की हम बात करें छोटे शहरों में, तो 5 से 7 हज़ार रुपये मंथली रेंटल पे, और अगर हम गाजियाबाद, नोएडा, एनसीआर की बात करें, दिल्ली में उतनी आसानी से परमिशन नहीं मिलती है और लैंड भी उतना इजीली अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम एनसीआर की बात करें तो 15-20 हज़ार रुपये में इजीली मिल जाता है। जैसे हम लोग नोएडा में स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्टर 63 में, तो वहाँ पे हम लोगों ने 18 हज़ार रुपये के अंदर एक लैंड एक्वायर करी है। ठीक है, और इसका सब पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई? इस केस में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि वो प्रीपेड मीटर्स देने लगे हैं हम लोग। पावर सप्लाई आप प्रीपेड मीटर्स के थ्रू ही होता है, आपको परमानेंट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, आपको रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट आपको रेंटल एग्रीमेंट की भी जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए, और वो प्रीपेड मीटर्स आपको देते हैं। उसमें बेसिक सिक्योरिटी अमाउंट, जो अगर हम हमारे केस में 4 किलोवाट का एक बेसिक कनेक्शन लगता है आपको, तो उसमें 1500 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से 6,000 रुपये आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जाता है, और बाकी वो बिल्कुल रिचार्ज की तरह काम करता है, आपके मोबाइल फोन की तरह। तो आपको प्रीपेड रिचार्जेस कराने होते हैं। तो लेट्स से कि मैंने 5,000 रुपये का रिचार्ज करा लिया, तो जब मेरा रिचार्ज खत्म होने लगेगा तो मीटर बीप करने लगता है। आप ऑनलाइन ही उसका रिचार्ज कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है। मीटर अप्लाई करना बहुत ईजी है, कनेक्शन आपका 3 से 4 दिन के अंदर कंफर्टेबली आ जाता है, कोई पेपर वर्क नहीं है इसमें, ऑनलाइन अप्लाई होता है और 3 से 4 दिन के अंदर वो आपका मीटर कनेक्शन लगा देते हैं। तो बहुत कंफर्टेबली हो जाता है। प्रीपेड मीटर्स ही बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सोल्यूशन है। उस केस में क्या होता है कि कल को आपको अगर फूड ट्रक शिफ्ट भी करना पड़ रहा है तो आप मीटर्स बहुत आसानी से शिफ्ट करा सकते हो। अगर यही आप परमानेंट मीटर लेते हो किसी लैंड के ऊपर या किसी शॉप के अंदर, तो वो मीटर आप शिफ्ट नहीं करा सकते। उस मीटर को, उस कनेक्शन को आपको बंद ही करवाना पड़ता है, और आपको नया कनेक्शन लेना पड़ता है अपनी नई प्रॉपर्टी के ऊपर, जो अपने आप में हेडेक है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है और कॉस्ट बहुत ज्यादा है। वाटर सप्लाई? वाटर सप्लाई जनरली हर जगह होती है, मतलब हमारे शहरों में, यूपी में गवर्नमेंट लाइन हर जगह हर प्लॉट के ऊपर डली हुई रहती है। ये सेम नोएडा के अंदर है कि हमें मतलब लैंड प्रॉपर्टी के साथ ही वो मिलता है वाटर कनेक्शन। जहाँ नहीं भी होता है तो वहाँ पे बोरिंग आजकल कंफर्टेबली हो जाती है। जब अगर आप 12-15-18 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप 30-40 हज़ार रुपए की बोरिंग भी करेंगे। ठीक है, तो वो अपना बन रहा है, फूड ट्रक बन रहा है, उसका कॉस्ट कितना आता है? फूड ट्रक का कॉस्ट एक्सेप्ट फॉर द फ्रेंचाइज फीस हमारे केस के अंदर मतलब हमारे केस में तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए होता है, बट ये वेरी करता है। आप एक अच्छा फूड ट्रक 3 से 4 लाख रुपए में भी बनवा सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कुजीन कि आप क्या कुजीन सर्व कर रहे हो। लेट्स से कि आप सिर्फ बेवरेज सर्व करना चाहते हो तो वो शायद आप 2 लाख रुपए के कार्ट के अंदर भी कर सकते हो। आप सिर्फ मोमो सर्व करना चाहते हो, जो आजकल बहुत फैड में है, दिल्ली में हम बहुत देखते हैं, आसपास बहुत देख रहे हैं, इनफैक्ट पूरे इंडिया में आजकल बहुत चल रहा है। वड़ा पाव आपके दिल्ली ने पूरे नॉर्थ इंडिया में बड़ा मशहूर कर दिया है। तो ये सब कार्ट्स के ऊपर भी किया जा सकता है। कार्ट की कॉस्ट 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए आती है। फूड ट्रक स्टार्ट होते हैं 4-5 लाख रुपए से, और ऊपर की इनकी कोई रेंज नहीं है। 40-40 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए के भी फूड ट्रक्स आते हैं, फूड वैन्स आती हैं जो दिल्ली में भी ऑपरेशनल है, और ऑलमोस्ट हर शहर में आजकल अच्छी फूड ट्रक्स अवेलेबल भी हैं। और तो एक एवरेज पे आप कॉस्ट मान के चलिए, एक अच्छे फूड ट्रक बनवाने की हम लोग
चाइनीज, इंडियन और मुगलाई सर्व करते हैं। ये 3 कुजीन्स प्राइमरीली सर्व करते हैं। इस कुजीन को सर्व करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जो मशीनरी लगती है, जो सेटअप लगता है, इन सब की कॉस्ट तकरीबन 12 से 14 लाख रुपए तकरीबन आती है। कोई सही वैल्यू नहीं है, बट ये तो इसमें अगर कोई हमको देख रहा है, वो अपना खुद का बनवा रहा है, तो वो वेंडर्स खुद ही बना के दे देते हैं या फिर हमको पूरा माइक्रो मैनेज करना पड़ता है? नहीं, आजकल वेंडर्स बहुत अच्छे हैं, टेक्निकली बहुत क्वालिफाइड है, और बट आपको ये क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि आप क्या करना चाह रहे हो, कि आप क्या कुजीन सर्व करना चाह रहे हो। ये आपको डे 1 से क्लैरिटी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप चाइनीज के लिए फूड ट्रक बनाओ, बाद में आप उस पर इंडियन लगा रहे हो, या फिर तंदूर के लिए तंदूर की जगह ढूंढ रहे हो। वो बहुत मुश्किल हो जाती है वो ऑल्ट्रेशन, बिकॉज फूड ट्रक एक बहुत छोटा सा स्पेस होता है। अगर हम एक एवरेज फूड ट्रक की बात करें तो 10-12 फीट 14 फीट लंबा बाय 8 फीट चौड़ा होता है, तो ये तकरीबन 125-150 स्क्वायर फीट का स्पेस है। तो इसमें एक बार जो सेटअप हो गया सो हो गया। अब आप बार बार चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है इसके अंदर। तो आपके पास डे 1 पे क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि आप क्या कुजीन सर्व करने वाले हो, आपका क्लाइंटेल क्या रहने वाला है, आपको बहुत फास्ट कुजीन सर्व करनी है या आपको या थोड़ा सा निश सर्व करना है। जैसे आजकल बहुत अच्छे पिज़्ज़ा सेंटर्स भी फूड ट्रक्स के अंदर खुल रहे हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स खुलने लगे, इनफैक्ट डोमिनोज जैसे ब्रांड्स भी अपने फूड ट्रक लॉन्च कर रहे हैं। और तो आपको कुजीन पता होनी बहुत जरूरी है कि आप क्या कुजीन सर्व करने वाले हैं, और उसके ये कुजीन आप अपने वेंडर के साथ डिस्कस कीजिए, जो भी आपका मैन्युफैक्चरर है फूड ट्रक। दिल्ली में बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर्स आजकल हैं, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगे, और ये लोग आपको पूरी एक CDR फाइल बना के दे देते हैं कि कहाँ पे क्या रेंज आने वाली है, कहाँ पे क्या रेफ्रिजरेटर्स आने वाले हैं, यहाँ पे क्या टेबल सेटअप आने वाला है, और आप कंफर्टेबली उनके साथ फिर आगे बढ़ सकते हैं। अभी मेरे को नॉर्मल फूड ट्रक्स को बताया, अपनी चाउमीन वाली वैन होती है वो तो देखी है मैंने, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तंदूर कैसे सेटअप होगा। क्या वो गैस बेस्ड होगा, इलेक्ट्रिक बेस्ड होगा, कोयला बेस्ड होगा? देखिए, हम लोग जब अगर ट्रक के अगर हमारे पास अपना प्लॉट है, अगर हम किसी रेंटेड प्रॉपर्टी पे काम कर रहे हैं, जहाँ प्लॉट हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि तंदूर को ट्रक के अंदर ना करके ट्रक के बाहर किया जाए, एज इन ट्रक के साइड में किया जाए। तो वहां पे तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कोयले वाला कीजिए। जितना मजा और जो एसेंस कोयले के अंदर है वो गैस में भी नहीं आता है, और इलेक्ट्रिकल तो कामयाब भी नहीं है हमारे यहाँ पे। बट अगर आप फूड ट्रक के अंदर कर रहे हैं तो फिर गैस बेस्ड ही ऑप्शन है, फिर आप कोल बेस्ड नहीं कर सकते। कोल बेस्ड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब आप फायर करते हैं अवन को, तो उसमें काफी आग निकलती है। हाँ बिल्कुल। तो चूंकि स्पेस बहुत कंस्ट्रेंड होता है, तो वो थोड़ा सा हजार्डस एनवायरनमेंट बन सकता है। तो अगर फूड ट्रक के अंदर आपका हमारे केस में हमारे हर फूड ट्रक के बाहर ही तंदूर हम लोग लगाते हैं, बट अगर आप फूड ट्रक के अंदर भी लगवा रहे हैं तो उसके फिर गैस बेस्ड कीजिए, बहुत कंफर्टेबली हो जाता है, अच्छा बनता है। गैस में मैंने 2 प्रॉब्लम देखी है। एक तो गैस की स्मेल आती है, वो आता है, पता लग जाता है गैस तंदूर में बना है। दूसरा, वो तंदूर वाला फ्लेवर नहीं है। देखिए, वो फिर कॉम्प्रोमाइज ही है अगर आप गैस बेस्ड कर रहे हैं, और हम भी इसलिए बार करते हैं कि जब तक कोल का एसेंस नहीं होगा तब तक वो टिक्का तो टिक्का है ही नहीं ना। वो तो खाली आप सेक के दे रहे हो, फिर आप नॉर्मल उसको गैस के ऊपर भी सेक के दे सकते हो। कई केसेस में जहाँ पे स्पेस नहीं है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, तो ऐसे ही केसेस के लिए। बट अगर आपके पास स्पेस है तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप तंदूर जो है कोयले वाला ही लीजिए, क्योंकि उसका एसेंस होता है, उसका अरोमा होता है, वो सब्जियों और आपकी टिक्कों के अंदर जाता ही जाता है। वो रोटियों के अंदर, नान के अंदर वो जो चारनेस होती है वो कोल की एक अलग ही होती है। वो आप गैस से नहीं ला सकते हो, बट हाँ, जहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रेंट है स्पेस का तो मजबूरी हो जाती है। जैसे दिल्ली में प्राइमरीली सेंट्रल दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट ने चारकोल बेस्ड तंदूर बैन ही कर दिए थे, तो वहाँ पे उनकी मजबूरी ही थी कि उनको गैस बेस्ड करना है। जैसे कनॉट प्लेस के अंदर अलाउड ही नहीं है आप चारकोल बेस्ड तंदूर कर पाए, तो वहाँ पे गैस बेस्ड ही करना है। तो वहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो फिर गैस बेस्ड आपको करना ही पड़ता है। वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, वो चलता है। तो अगर आपके एक्सपीरियंस से मैं क्यूजीन की बात करके चलूँ, तो कौन सा क्यूजीन आप रिकमेंड करोगे किसी को स्टार्ट करने के लिए और करना चाह रहा है कोई खुद से, और उसमें भी स्पेसिफिकली आप क्या चीजें कहोगे कि स्टार्ट विद दिस देन तो अपने आप जिंदगी सिखा देती है? तो बेसिकली अगर आपको सबसे पहली बार आप कर रहे हो तो चाइनीज एक ऐसा कुजीन है जिसका टिकट साइज बहुत छोटा होता है। तो अगर आपके जहाँ पे आप खड़ा कर रहे हो या आप बिल्कुल नया ब्रांड हो, तो ऑब्वियसली लोग बहुत ज्यादा प्राइस कॉन्शियस होंगे आपके ब्रांड को लेके। आप बहुत महंगा लॉन्च कर दोगे और आप बिल्कुल नए हो तो आपको क्राउड बहुत कम मिलेगा, और या बहुत धीरे धीरे मिलेगा। अगर आपको इंस्टेंट क्राउड चाहिए और लोग चाहिए तो आई वुड रिकमेंड कि आप चाइनीज के साथ जाइए। चाइनीज इज वाइडली एक्सेप्टेड, वो भी बेसिकली इंडी चाइनीज है, वो एग्जैक्टली चाइनीज नहीं है। जो इंडी चाइनीज, जो हमारी चाउमीन होती है, जो चिली पोटेटोज होते हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट के साथ जाइए। इसमें आप टिकट साइज आपको कंपैरेटिवली कम मिलता है, आपकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है, आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम आती है, इसके अंदर ऑपरेशनल कॉस्ट कम आती है, और चाइनीज शेफ्स भी इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और टेस्ट एक तरह से स्टैंडर्डाइज्ड ही है मार्केट में। तो आप ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाएंगे और बहुत खराब भी नहीं करेंगे अगर आप एक अच्छा शेफ लेकर आते हैं। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि अगर आप छोटा सेटअप कर रहे हैं तो आप चाइनीज के साथ स्टार्ट कीजिए। बट इंडियन मार्केट में अगर आपको बड़ा गेम करना है, बड़े रेवेन्यूज बनाने हैं, तो आपको
इंडियन कुजीन और मुगलाई करनी ही पड़ेगी। देखिए हम लोग का क्या है कि हम लोग चाहे कितना ही मॉडर्न हो जाए, हिंदुस्तानियों को रात को रोटी चाहिए ही चाहिए, कि हम कितना ही पिज़्ज़ा खा लें, कितने ही बर्गर्स खा लें, बट रोटी के बिना हम लोग की भूख नहीं मरती है। तो हफ्ते में 2 दिन तो पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज खा सकते हैं, बट बाकी 5 दिन हमको रोटी ही चाहिए, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो। आज हम भी रेस्टोरेंट्स के अंदर जाते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट सबका एक फिक्स 4-5-7 आइटम्स का ही एरे होता है, उसी के अंदर से वो ऑर्डर करता है। हर फैमिली का 7-8 आइटम का एरे है, चाहे दाल मखनी हो, दाल तड़का हो, बटर चिकन हो, रारा मटन हो, या पनीर बटर मसाला हो, पनीर टिक्का मसाला हो, ये शाही पनीर हो, बटर नान लेगा, लच्छा पराठा लेगा। तो ये 8-10 आइटम्स ही है ऑलमोस्ट, जिसमें से हर फैमिली ऑर्डर करती है। तो अगर आपको बड़ा फूड ट्रक करना है और फैमिलीज को केटर करना है प्राइमरीली, और हमारा मोटिव हमेशा फैमिली को केटर करना रहता है, उसमें आपका टिकट साइज बहुत बड़ा बनता है। तो उसमें आपको इंडियन, साथ में तंदूर, मुगलाई, जैसे दिल्ली में सोया चाप बहुत आपकी चलती है, पनीर टिक्का हो गए, चिकन टिक्काज है, तो इन सब सीख कबाब, तो ये सब चीज़ें आपकी तंदूर से ही आती हैं, और साथ में विद इंडियन ग्रेवीज ऑफ कोर्स, तब वो कंप्लीट आपका एक मील बन जाता है। तो उसमें आप चाइनीज़ कीजिए, इंडियन कीजिए, तंदूर कीजिए, जो हम लोग करते हैं। हमारी ये तीनों कुजीन्स मेन है। ठीक है, अगर मैं आपकी बात करके चलूँ, कितना परसेंटेज शेयर कौन सा होल्ड करता है? देखिए मतलब ये डेटा हम लोगों ने अभी लेटेस्ट में एनालाइज किया है, पिछले पूरे 1 साल का भी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हुआ है, और बहुत एस्टॉनिशिंग डेटा हम लोगों के पास आया है। तंदूर जो हमारा रहा है, लेट्स से कि मैं 100 रुपये की सेल करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो उस 100 रुपये में से 52 रुपये सिर्फ मेरे तंदूर से आ रहे हैं, और बाकी जो बचे हुए 48 रुपये उसमें मेरा इंडियन और चाइनीज़ है, जिसमें चाइनीज थोड़ा ज़्यादा है, इंडियन कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। और ये बहुत एस्टॉनिशिंग डेटा है इस बात को देखते हुए कि तंदूर पे मेरा सबसे कम स्टाफ लगता है, मेरे रिसोर्सेज कंपैरेटिवली काफ़ी कम लगते हैं। तंदूर को कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की जरूरत नहीं होती है, एक क्ले ओवन, एक टेबल, एक स्टैंड, बस खत्म। तंदूर में इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। आपको स्टाफ भी हमारे केस में सेमी स्किल्ड चाहिए होता है। हमारे केस में हर चीज़ चूंकि फ्रोजन आती है, मैरिनेट्स जो है सारे फ्रोजन आते हैं, तो इट इज़ मोर ऑफ एन असेंबलिंग जॉब। आपको वहाँ पे आपको टेस्ट की चिंता नहीं करनी होती है कि टेस्ट गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे केस में सेमी स्किल्ड स्टाफ लगता है। तो हमारे केस में सैलरी सबसे कम तंदूर डिपार्टमेंट की है और रेवेन्यू सबसे ज़्यादा तंदूर डिपार्टमेंट का है। ये शिफ्ट आया है कोविड के बाद ज़्यादा। और मार्जिन की बात करके चले तो देखिए मेरा मानना है कि अगर आप फूड ट्रक कर रहे हैं, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत फिक्स्ड कॉस्ट जैसे कहेंगे, वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है एक रेस्टोरेंट के मुकाबले। रेंटल्स बहुत ही कम होते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट की बात करके चल रहा हूँ कि अगर हम टिक्का की बात करके चले, रेवेन्यू तो है राइट, बट उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट सही प्राइस पे बेच रहे हैं कॉक्स, तो मेरा मानना है कि फूड कॉस्ट शुड बी अंडर 40% इंडियन के लिए। चाइनीज के लिए वो होनी चाहिए 30-32-33%, अगर आप अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं तो। इंग्रेडिएंट्स आप सस्ते कर लेते हैं तो वो कॉस्ट 25-26% पे भी आ जाती है, बट अगर आप अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं तो अच्छा खाना बनाने के लिए 35 से 40% जाता ही जाता है खाने के अंदर। इसके अंदर पिल्फेजेस भी होती हैं, वेस्टेजेस भी होती हैं, हम सारी चीजें अकाउंट करके चलते हैं। देखिए होता क्या, बहुत सारे ब्रांड्स आपको सीधा सीधा ये कहेंगे कि हम 25% के अंदर खाना बना देते हैं। वो आपको वेस्टेजेस अकाउंट नहीं करा रहे, वो पिल्फेजेस नहीं करा रहे, वो चोरी चकारी नहीं कर रहे, जो छोटी मोटी होती है कि स्टाफ को कोई मन किया, उसने एक पनीर टिक्का खा लिया, तो ये कौन अकाउंट करेगा? ये इवेंचुअली नुकसान तो आप ही का है ना, खर्चा तो आप ही का है। तो हमारे केस में हम ये सारी चीजें काटने के बाद 35% इज योर फूड कॉस्ट, शुड बी योर फूड कॉस्ट। मतलब अगर आप इसके नीचे हो तो आप एक कंफर्टेबल अच्छा मार्जिन बना लोगे। बाकी थोड़ा समझाओ, बाकी ब्रेकेज क्या होती है? देखिए फूड ट्रक के अंदर प्राइमरीली 2 सबसे बड़ी कॉस्ट होती है। सबसे पहले आपकी रॉ मटेरियल कॉक्स की। कॉक्स के अंदर एक और चीज आ जाती है आपकी पैकेजिंग। फूड ट्रक में चूंकि आपकी कटलरी क्रॉकरी कोई बोन चाइना या मेलामाइन नहीं होती है, आपको हर चीज डिस्पोजेबल ही देना है, तो वो अपने आप में एक सब्सटेंशियल कॉस्ट होती है। जैसे हमारे केस में हम सिर्फ चक यूज करते हैं। चक एक अयोध्या बेस्ड ब्रांड है और ये शुगर केन बगास से बनता है। जो शुगर केन, अगर मैं इजी भाषा में बताऊं, जो शुगर केन का गूदा बचता है, उस गूदे से ये प्लेट्स बनाई जाती हैं। ये बहुत स्टर्डी प्लेट्स होती हैं और इनको ब्लीच नहीं किया जाता है, तो ये एक तरीके का नेचुरल प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल है पूरी तरीके से, एंड इट इज ऑलमोस्ट थ्राइस द प्राइस ऑफ एनी ऑल्टरनेट अवेलेबल इन द मार्केट। तो अगर मेरे पास थर्माकोल की अगर हम प्लेट बात करें तो वो शायद 1-1.5-2 रुपए की आती है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली भी। वही कंपैरेटिवली चक आती है 6 रुपए की, बट हम पूरी तरह से चक यूज करते हैं, तो हमारी पैकेजिंग कॉस्ट और डिस्पोजेबल कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है। वो इसलिए भी है कि हम चाहते हैं कि हमारे गेस्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहे। अक्सर आप देखोगे फूड ट्रक्स पे, या चाइनीज फूड ट्रक की आप बात कर रहे थे, तो वो आपको एक सिल्वर कंटेनर के अंदर नूडल्स या चिली पोटैटोज या चिली चिकन वगैरह डाल के दे देंगे। अक्सर वॉबल करता है वो, या तो उसके नीचे ट्रे लगा के देंगे, अगर आप हाथ में लेके खाना चाह रहे हो या कैरी करना चाह रहे हो या आप गाड़ी में खाना है, तो वो अक्सर वॉबल करेगा, आपके हाथ जलेंगे, आप उसके नीचे प्लेट लगवाओगे, नैपकिन लगवाओगे, और वो गिरता भी गिरता है, और थोड़े टाइम में वो कंटेनर श्रिंक सा हो जाएगा, टूट फूट सा जाएगा। हम लोग ये सारी देखते हुए हम लोगों ने पहले ही दिन से सिर्फ चक यूज किया है, और चक एक तरीके से तो पूरा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, प्लास्टिक नहीं है उसके अंदर किसी भी तरीके का, और बहुत स्टडी प्रोडक्ट है, हीट ट्रांसफर ना के बराबर है। तो आप उसे हाथ में बिल्कुल गर्म प्रोडक्ट लीजिए, ग्रेवी लीजिए, हाथ में चक पकड़ के आराम से खाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ गर्म प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है।
तो हमारे केस में तकरीबन 6 से 7% हमारी पैकेजिंग कॉस्ट आती है, जिसके अंदर हमारी डिस्पोजेबल प्लस पैकेजिंग दोनों चीज़ें हैं। तो ये 6 से 7% है। तकरीबन एवरेज पे हमारा 32-33% के आसपास हमारी फूड कॉस्ट आती है। दैट इंक्लूड्स चाइनीज, इंडियन एंड तंदूर। तो 40% के अंदर हमारा कॉस्ट रह जाता है। इसके ऊपर फिर हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, जैसे सैलरीज हो गई, अगर रेंटल है तो रेंटल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गई। ये कितना होता है परसेंट? परसेंटेज के मामले में देखें, मतलब रेंटल हमारे केस में अगर हम अपने एक एवरेज फूड ट्रक सेल्स की बात करें, बिकॉज ये सब डिपेंड करता है कि सेल्स कितनी है। तो अगर मैं एक एवरेज सेल्स की बात करूं, लेट्स से कि 20,000 रुपये की हम रोज की बात करते हैं कि 20,000 रुपये हम पर डे सेल्स करते हैं, तो इस पे मेरा रेंटल कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन 6 to 7%। मतलब ये ऑप्टिमम है। आपको बहुत अच्छी लोकेशन मिल रही है तो आप 10 खींच के 12% तक जा सकते हो, बट हम रिकमेंड नहीं करते। हम कहते हैं कि आप 5-6% में प्ले कीजिए। ठीक लोकेशन है तो 7 दीजिए। बहुत कोई अच्छी लोकेशन है जहाँ पे आपको पहले दिन से बहुत अच्छा फुटफॉल मिलने वाला है, तो आप 9-10% पे जाइए। उसके ऊपर प्रैक्टिकल नहीं रह जाता है। और हमारे केस में तो बहुत सारी जगह पे ये कॉस्ट सिर्फ 2-3% भी है, बिकॉज जैसे जैसे सेल्स बढ़ती चली जाती हैं आपकी फिक्स कॉस्ट तो सेम रहने वाली है, आपका रेंटल सेम रहेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। तो ये सब कॉस्ट सेल्स पे डिपेंड बहुत ज़्यादा करती है। तो हम इसे फिक्स्ड कहते हैं, बट ये भी एक तरीके से प्रोपोर्शनेट है अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो। लेट्स से मैं 10,000 रुपये का अगर रेंट पे कर रहा हूँ किसी लोकेशन पे और मेरी सेल 3 लाख रुपए है, तो ये 3% हुआ। बट अगर वही मेरी सेल 6 लाख रुपए हो गई तो ये 1.5% रह गया। वही मेरी सेल 9 लाख रुपए हो गई तो ये 0.75% रहेगी। अगर मैं फिक्स की बात करके चलूँ, अमाउंट के अंदर कितना पड़ता है, मतलब लड़कों की सैलरी कितनी जाएगी? देखिए, हमारे फूड ट्रक की अगर मैं बात करता हूँ जहाँ पे हम ये सारी कुजीन सर्व कर रहे हैं, तो हमारे केस में हमें 3 शेफ्स लगते हैं, एक इंडियन पे, एक चाइनीज पे, एक तंदूर पे। ये ट्रेंड शेफ्स होते हैं। इनके ऊपर एक हेल्पर होता है जो तीनों को हेल्प करता है दिन में मीज़ा प्रिपेयर करना, मीज़ा एज इन बेसिक कटिंग करना, तैयारी करना, पैकेजिंग वैकेजिंग लगाना। तो इन सब पे एक हेल्पर लगता है। एक पिकअप का लड़का होता है कि आप जब ऑर्डर देंगे तो किसी को देंगे जो सारा ऑर्डर प्रिपेयर कराएगा, एक जगह इकट्ठा करेगा और आपको देगा, वो पिकअप का लड़का। प्लस एक कैशियर होता है और एक होता है सर्विस प्लस हाउसकीपिंग का लड़का जो गाड़ियों में सर्व करेगा, वहाँ से खाली डिस्पोजल प्लेट्स उठा के डस्टबिन में लगाना, टेबल साफ करना। तो ये सारी कॉस्ट सब लड़कों की मिला के हमारे केस में 85,000 के अंदर आती है। मतलब एंड 85,000 इज ऑन दी हायर साइड। कई जगह पे 70 to 75,000। ब्रेकेज करें इसको भी थोड़ा सा? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे एवरेज पे पकड़ के चलिए, हमारे शेफ्स जो है, चूंकि हमें फुली ट्रेंड शेफ नहीं चाहिए होते, तो हमारी शेफ कॉस्ट कंपैरेटिवली कम है। जैसे अगर मैं इंडियन, चाइनीज और तंदूर की बात करूं तो एवरेज पे 15 से 16,000 रुपए में हमें अच्छा शेफ मिल जाता है, क्योंकि उसको भी पता है उसको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना। जैसे मंचूरियन की बात करें, अगर चाइनीज़ की बात करें तो हमारे केस में मंचूरियन फ्रोजन आते हैं बैक एंड से हमारी सारी फ्रेंचाइजीज पे, तो वहाँ पे खाली असेंबलिंग जॉब है। चिली पनीर पीछे से फ्रोजन आ रहा है, चिली पोटैटोज फ्रोजन आ रहे हैं, स्प्रिंग रोल फ्रोजन आ रहा है, तो वहाँ पे खाली फ्राई करना है और दे देना है। स्प्रिंग रोल के केस में तो जैसे खाली फ्राई किया दे दिया। चिली पोटैटो के केस में उसको पोटैटोज काटने नहीं पड़ रहे वहाँ पे। वो स्टाफ कॉस्ट वहाँ बहुत कम हो गई, स्पेस यूटिलिटी आपकी बहुत बढ़ गई, क्योंकि ये सब करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। किचन के अंदर हमें स्पेस मीज़ा करने के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। खाना तो हमारा रेंजेस पे, बहुत छोटी रेंजेस पे ही बन जाता है, बट जो खाने की तैयारी होती है उसके लिए बहुत जगह लगती है। तो जब फूड ट्रक के अंदर वो तैयारी ना के बराबर है तो जगह भी कम लग रही है हमारी और लोग भी कम लग रहे हैं हमें बहुत। तो 15,000 रुपए आप मान के चलिए अप्रोक्सीमेटली 3 लड़कों का हो गया। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कई केस में हमें 12। टियर 1 टियर 2 इसका भी वेरिएबल थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आजकल सैलरीज लगभग हर जगह बराबर है, एक्सपोजर हर किसी के पास है, और इस लाइन में कोई ऐसा नहीं होता है कि आप की लोकल टीम हायर कर ले रहे हो तो सस्ती पड़ रही है। इस केस में जनरली बाहर के लड़के होते हैं, उत्तराखंड, नेपाल से बहुत सारा स्टाफ आता है और वो वेल ट्रैवल्ड होता है, उसके बाद एक्सपोजर अच्छा होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि उसको टियर 1 में 20,000 मिलेंगे तो टियर 2 में आपसे 15,000 ले लेगा, वो 20,000 एक्सपेक्ट करेगा। बट हमें चूंकि सेमी स्किल्ड ही चाहिए होता है, हमें पूरा, जैसे हमारे तंदूर के केस में आप अगर पनीर टिक्का शाशलिक खाते हो तो उसके ऊपर मैरिनेट लगता है तंदूर के पनीर के ऊपर, तो मैरिनेट फ्रोजन आ रहा है। अब उसे खाली पनीर काटना है, वो मैरिनेट फ्रोजन से निकाल के थो करना है और लगा देना है। तो अब इसमें उसकी बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है, हमारी उस पर डिपेंडेंसी नहीं है। कल को अगर वो नौकरी छोड़ के चला भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपका टेस्ट बदलेगा, हम तुरंत फिलहाल स्टाफ भेजेंगे और उसको भी सेम काम करना है, उसको पनीर काटना है, सेम वेंडर से आ रहा है, हमारा मैरिनेट निकालना है, चाहे वो अफगानी मैरिनेट हो, चाहे वो मलाई हो, चाहे वो मसाला हो, चाहे वो पंजाबी हो, बस खाली मैरिनेट लगाना है, तंदूर में सेक देना है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। तो 15,000 रुपये, एक 45,000 रुपये हमारी 3 शेफ्स की कॉस्ट हो गई। उसके बाद 10,000 रुपये हमारी हेल्पर की कॉस्ट होती है, तो ये हो गए 55,000 रुपये। 55,000 रुपये की आप बात अगर मान के चले, हम टियर 2 के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कैशियर आपको 8 से 10,000 रुपये में ठीक कैशियर मिल जाता है, क्योंकि हमारा सिस्टम पूरी तरीके से ऑनलाइन है, हर चीज़ इन्वेंट्री बेस्ड है, हर प्रोडक्ट इन्वेंट्री बेस्ड है और कोई कच्चे का काम है ही नहीं, तो चोरी होने के ना के बराबर की चांसेस रहते हैं। इस लाइन में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि पिल्फरेजेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत छोटी छोटी पिल्फरेजेस हैं जो एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर बहुत बड़ी हो जाती हैं और आपका प्रॉफिट सारा खा जाती हैं। हमारे केस में ये सारी चीज़ें हम ही मेंटेन करते हैं।
हम आपकी अकाउंटिंग पूरी करके देते हैं, हम आपकी इन्वेंट्री पूरी करके देते हैं, आपका रॉ मटेरियल चेक्स हम लगाते हैं, ऑडिट वीकली हम लोग कराते हैं। ये सब आपको करना ही नहीं है। आपको वहाँ पे कैशियर बैठाना है, बेसिक ईमानदार कैशियर हो, जिसका बेसिक पीआर हो, गेस्ट से अच्छे से बात कर पाए, थोड़ी सी अपसेलिंग कर पाए, तो ये 8 से 10,000 रुपये मैक्सिमम अच्छा ले लीजिए तो 12,000 रुपये में आपको कैशियर मिल जाएगा। दिस इज अराउंड 67,000। 3 शेफ्स, 1 हेल्पर, 1 कैशियर। इसके बाद एक आपको हाउसकीपिंग प्लस गाड़ियों में डिलीवरी के लिए एक सर्विस बॉय चाहिए होता है, वन अदर 7-8,000 9,000। तो ये 67 प्लस 8 इज 75,000, तो ये 75,000 रुपये में हो गया। 85 में ये बोल के चलता हूँ कि कई केसेस में हमें थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा स्टाफ हेल्पर ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, सेल ज़्यादा हो गई आपकी। अब मान लीजिए ये सेल 25-30 हज़ार रुपये हो रही है, तो हमें हेल्पर 2 लगाने पड़ेंगे, सर्विस वाले 2 लड़के लगाने पड़ेंगे, तो वो 85-90 है। बट वो चुपती नहीं है, बिकॉज आपको सेल से ही निकालने हैं उसके, आपको पहले दिन से वो कॉस्ट नहीं आ रही है। तो अगर हम मान के चले हमारे सब ट्रक्स की एवरेज में आपको बात कर रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल नए स्टार्ट हुए ट्रक्स भी हैं जहाँ पे अभी एवरेज बहुत कम है, और बहुत पुराने भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो एवरेज सेल्स हमारी 28 से 30 हज़ार रुपये पर डे की। और ये आपने टीयर 1 टीयर 2 में डिफरेंस देखा है? मेरा मानना है पर्सनली, हम लोग जैसे टीयर 2 बेस्ड है, और मेरा रेस्टोरेंट बॉम्बे में भी है, हम लोगों ने फ्रेंचाइज वो लास्ट नगर में दी है। ये बॉम्बे से पहले एक शहर पड़ता है कल्याण के अंदर, टाउन है कल्याण के अंदर। टीयर 2 और टीयर 3 में इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। आप आंख बंद करके अगर आपको फूड का या कोई भी ऐसा धंधा जहाँ पे आपको मासेस रिक्वायर्ड है, कस्टमर इंट्रैक्शंस हैं, लोग से ज़्यादा बातें होनी है, तो आप टीयर 2 टीयर 3 में जाइए। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ कंपटीशन ना के बराबर है। अभी सैचुरेशन बहुत दूर है, बड़े शहरों सैचुरेटेड हो चुके हैं हर चीज़ में। कि अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए फिर से हम वड़ा पाव पे आएंगे, उसने वड़ा पाव खोला, उसका वायरल हुआ, 10 दिन के अंदर वहाँ 25 कार्ड्स लग गए, वो सभी के हटा दिए गए। फिर अब तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ वायरल होती है या बहुत तेज़ी से ग्रो होती है तो सैचुरेट भी उतनी तेज़ी से हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज़ी से आता है। छोटे शहरों में कंपैरेटिवली कंपटीशन थोड़ा स्लो आता है, और उसमें भी अगर आप अच्छा फूड ट्रक कर रहे हैं, हमारे केस में जो 15-16-17 लाख रुपए 18 लाख रुपए के आसपास पड़ता है, तो आपका कंपटीशन ना के बराबर रह जाता है। आप डायरेक्ट कम्पीट करते हैं रेस्टोरेंट से। मेरे कुछ फूड ट्रक्स में प्राइसिंग शायद उस शहर के रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा है। अगर मैं एवरेज पे बात करूँ एक पनीर टिक्का शाशली की एक प्लेट की, तो हम लोग 280-290 रुपये पर प्लेट बेचते हैं। ये टीयर 2 झांसी की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा, वो एक सीसीटीवी लिंक शेयर करूंगा, तो आप कभी रात में 8-9 बजे खोल के देखिएगा, आपको ऐसा क्राउड दिखेगा कि जो रेस्टोरेंट में भी नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि प्रोडक्ट कंसिस्टेंट है। अच्छा खराब सब्जेक्टिव होता है खाने के मामले में, कोई भी चीज़ अच्छी या खराब नहीं होती, खाने में सब्जेक्टिव होती है। कि हो सकता है मुझे किसी जगह का बहुत अच्छा पसंद आए, आपको नहीं आए, बट अगर प्रोडक्ट कंसिस्टेंट है तो आपको क्राउड मिलेगा ही मिलेगा। आप दाल मखनी दे रहे हैं, आप एवरेज दाल मखनी खिलाइए, बट आप साल भर एवरेज खिलाइए, आदमी को वो आदत पड़ जाती है उस दाल मखनी की। आप एक दिन बहुत अच्छी खिलाएंगे, एक दिन खराब करेंगे, तो वो आपका गेस्ट टूटेगा ही टूटेगा। तो हमारे केस में हमारा मोटो है कि हम कंसिस्टेंट प्रोडक्ट देंगे। अगर आज लेट्स से हमने एक्स क्वालिटी दी है, तो हमारी साल भर फिर एक्स ही रहने वाली है, उससे कम या ज़्यादा भी नहीं करेंगे। ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट उसे ज़्यादा कर दिया, कि हमने उसको बहुत रिच कर दिया, वो गेस्ट को टेस्टी समझ नहीं आ रहा है। तो हमारे केस में यही है कि छोटे शहरों में सैचुरेशन कम है, बाइंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। एक मिथ है कि छोटे शहरों में डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। बहुत ज़्यादा। मैं 22 साल दिल्ली रहा हूँ, और मैं पिछले 10 साल से झांसी में हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पैसा हमेशा से था, हर छोटे शहर में था, नियत नहीं थी। हमारी जो पहले वाली जनरेशन, जैसे अभी आपने ही बोला ना कि शेफ का आप टीयर 2 में ले लो या कहीं पे भी ले लो, रेट उतना ही है, तो एवरेज सैलरी हर जगह पे आसपास ही रहती है, लगभग बराबर ही। आप एक रेंटल कॉस्ट को छोड़ के आपकी सारी कॉस्ट सेम है। तो अगर आपके सैलरियां बराबर है, कमाइयां हम कह सकते हैं बराबर है, खर्चे कम है क्योंकि रेंट वेंट कम है, तो आपके पास पैसा ज्यादा बच रहा है ना, मतलब डिस्पोजेबल ज्यादा है। और आप छोटे शहर में बड़ा ब्रांड कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी बन पाते हो। कि अगर आप, मैं दिल्ली में आज फूड ट्रक खोलने जाऊँ तो शायद मेरे जैसे और मेरे से भी बेहतर 10 फूड ट्रक्स ऑलरेडी होंगे। बट अगर आज मैं झांसी, ललितपुर, और ये सब झांसी की सैटेलाइट सिटीज़ हैं, ग्वालियर, दतिया, यहाँ जैसे दतिया में हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट खोला, तो वो हमारा मेगा रेस्टोरेंट है, वो तकरीबन 125 कवर का रेस्टोरेंट है। और दतिया बहुत छोटा सा टाउन है, 2.5-3 लाख पॉपुलेशन है खींच के, बट वो हाईवे पे है। वो जो रेस्टोरेंट हम लोगों ने खोला है, वहाँ एक सिनेमा है और एक हमारा रेस्टोरेंट है। वो शायद मैं कह रहा हूँ दिल्ली के बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से ज़्यादा सेल करता है। वो प्योर वेजिटेरियन है, वहाँ कोई बार नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कहते लॉयल कस्टमर्स नहीं है, सिर्फ रनिंग कस्टमर्स हैं, बट अच्छा खाना खा रहे हैं, हम अच्छे प्राइस पे दे रहे हैं, और गेस्ट रेगुलर आ रहा है, लगातार खा रहा है, तो वहाँ बहुत अच्छा हमें सेल्स मिल रही है। क्या मंथली सेल्स क्या आती है? देखिए, मैं उनकी तो फिगर ओपन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो उनका प्राइवेसी मैटर है, वो फ्रेंचाइज आउटलेट है हमारा। बट मैं अपने अगर सिर्फ अपने फूड ट्रक की बात करूँ, जो हमारा हम लोगों ने प्री कोविड स्टार्ट किया था, हम लोगों ने जनवरी 2020 में स्टार्ट किया था, 1 जनवरी को स्टार्ट किया था इनफैक्ट। तो उस फूड ट्रक की, वो हमारा मेन फूड ट्रक था, वहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया। फ्रेंचाइज हम लोगों ने लास्ट ईयर ही करना शुरू किया है। तो उस फूड ट्रक की इस टाइम पे एवरेज सेल्स है 70-72,000 पर डे। तो हम लोग एवरेज पे करते हैं तकरीबन 21 साढ़े 21 लाख रुपए इन मंथ्स के अंदर। और जैसे ही
अब हमारी लाइन में भी क्या होता है कि ये एक तरीके का सीजनल काम है कि जैसे ही फेस्टिव मंथ्स आने शुरू होते हैं आपकी सेल्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। सर्दियां आती हैं तो कंपैरेटिवली आपका खाने एपेटाइट बढ़ जाती है, आप 2 बार दिन में जाके खा पाते हो, दोपहर में भी खाते हो, आप रात में भी खाते हो। क्योंकि फेस्टिव मूड की वजह से पैकिंग बहुत बढ़ जाती है। तो अगर यही सेल्स हम बात करें नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर से, इनफैक्ट रक्षाबंधन खत्म होते ही साथ आपका फेस्टिव मूड आ जाता है इंडिया के अंदर और आपकी स्पेंडिंग पावर एकदम से बूस्ट हो जाती है। आदमी तो पैसा खर्च करने को तैयार बैठा है, आप उसे अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, अच्छी चीज़ें दीजिए। तो उस टाइम पे हमारी एवरेज सेल 25, 25.5, 26 लाख रुपए आती है महीने की। ये मैं सिर्फ एक फूड ट्रक की बता रहा हूँ, एक लोकेशन से बता रहा हूँ जो झांसी में एक कोने में कहीं खड़ा है। इसमें आप देखेंगे ये मतलब अच्छे रेस्टोरेंट्स में भी ये सेल अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब मैं QSRs की बात कर रहा हूँ जो 25, 30, 40 कवर के रेस्टोरेंट से, मैं 100, 200 कवर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं 25, 30, 40 कवर वालों की बात कर रहा हूँ। और इतने ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे जहाँ पे जैसे मेरे केस के अंदर मेरा रेंटल 6-7 हज़ार रुपये है, मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट टोटल 7 हज़ार रुपये आती है। यार मुझे कोई AC नहीं लगाना है, मुझे कोई कूलर्स नहीं देने, आदमी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है। जब आप मेरे फूड ट्रक पे आ रहे हो आप सिर्फ ये कह रहे हो कि बहुत अच्छा खाना खिला दो यार, मतलब बहुत बेहतरीन सा खाना होना चाहिए, गरम गरम होना चाहिए। और खाना जब आदमी बनते हुए देखता है ना तो उसकी एपेटाइट वैसी बढ़ जाती है। वो एक चीज़ लेने आता है, वो एक के साथ एक और ऐड करता है, मन करने लग जाता है उसका खाना खाने का। जब लाइव बनते हुए देखता है और वो उतने हाइजीनिक तरीके से बनते हुए देखता है, उसे लगता है यार ठीक है यार, आज यहाँ खाया जा सकता है, कंफर्टेबली खाया जा सकता है, पैसे भी दिया जा सकता है, इसका एक प्रीमियम हम लोग चार्ज कर रहे हैं। मैं कहूँगा अगर मैं स्ट्रीट फूड के मुकाबले बात करूँ तो मैं एटलीस्ट 40% प्रीमियम पे हूँ, बट बावजूद उसके लोग मुझे पे कर रहे हैं और सेल्स अच्छी है। ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करके चले तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करें तकरीबन 600-650 रुपये पर ऑर्डर वैल्यू आती आपने इसका फर्क देखा Tier 1 और Tier 2 सिटीज? है। और टीयर बेसिकली रेस्टोरेंट्स में थोड़ी ज़्यादा होती है और ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारे केस में शायद थोड़ी ज़्यादा होगी, बट हम चूंकि अपने सिस्टम से डेटा लेते हैं, उसकी कम होने की वजह ये भी रहती है कि कई बार जैसे आप आए, आपने पूरा खाना खाया 1000 रुपये का, साथ में आपने लास्ट में सब खाने के बाद का एक पानी की बोतल दे दी यार, और वो पानी की बोतल 20 रुपये की है बस, बट वो 20 रुपये और 1000 रुपये का आपने जब एवरेज किया तो आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत 500-550 रुपये पे आ गई सीधा। तो ये भी वजह होती है एवरेज ऑर्डर वैल्यू नीचे होने की, छोटे छोटे कई सारे प्रोडक्ट्स आदमी बाद में लेता है, बट अगर हम एवरेज पे देखें तो 700-800, 850 रुपये हमारी जनरली होनी चाहिए फूड ट्रक की। रेस्टोरेंट के केस में ये ज़्यादा होती है। अच्छा रेस्टोरेंट जैसे हमारा जो दतिया वाला रेस्टोरेंट है वो एवरेज पे करता है पर टेबल उसका तकरीबन 1600-1700 रुपये पर टेबल उसका जनरेट होता है, जो कि इस लाइन में अच्छा माना जाता है। तब जब वो प्योर वेजिटेरियन हो, वहाँ पे कोई बार नहीं है, मतलब कोई लिकर सर्विसेज नहीं है, तो इट्स अ प्रीटी गुड टर्न अराउंड, प्रीटी गुड एवरेज। और ये धीरे धीरे बढ़ता है। मतलब हमारी लाइन के अंदर क्या होता है कि आदमी समझता है कि उसको पहले दिन से बड़ी सेल्स मिले, बड़े ऑर्डर्स मिले। कैसे बड़े मिलते हैं? मैं अगर किसी भी नई जगह जाऊँगा, लेट्स से एक चाट का एग्जांपल लेते हैं, मैं किसी चाट की शॉप पे जाऊँगा तो मैं पहले दिन अंदर जाके राज कचौड़ी ऑर्डर कभी नहीं करूँगा। मैं फर्स्ट डे जाऊँगा, मैं कहूँगा यार गोलगप्पे कैसे खुला दो, 20 रुपये 30 रुपये गोलगप्पे, उतना ही रिस्क एपेटाइट है मेरा, मुझे पता नहीं है दुकान कितनी अच्छी नहीं है। अगर वो मेरा पहला प्रोडक्ट और पहला एक्सपीरियंस ठीक रहा, मैं कहा गोलगप्पे ठीक है यार 30 रुपये में तो इट्स अ वर्दी प्रोडक्ट, वो ठीक रहा, तो अगली बार मैं जाऊँगा अंदर एक आलू टिक्की दही वाला ले लूँगा, 40, 50, 60 रुपये का आइटम, 70 रुपये का आइटम, वो ठीक रहा। अगली बार मैं अपनी बीवी के साथ जाऊँगा, वाइफ से कहूँगा यार चलते हैं यार, वो एक नई शॉप खुली है वहाँ चलते हैं, वहाँ कुछ ट्राई करते हैं। अब मैं पाव भाजी और छोले भटूरे पे आ जाऊँगा 130, 140 वाले आइटम पे, वो एक्सपीरियंस भी ठीक रहा। नेक्स्ट टाइम मैं फैमिली को लेके जाऊँगा, मैं कहूँगा यार वो चाट की शॉप है वहाँ चलते हैं। अब जो मेरा टिकट साइज 30 रुपये था पहले दिन, वो तीसरे महीने आते आते वही टिकट साइज मेरा से मतलब मेरे परिवार का वो 500 रुपये हो गया। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने खाना कंसिस्टेंटली अच्छा दिया, मेरा एक्सपीरियंस हर बार अच्छा रहा, तो मेरी ऑर्डर वैल्यू अपने आप बढ़ती चली गई। अब 500 रुपये तक आ गई, अब यहाँ पे आके सैचुरेट हो गई। अब उससे ज़्यादा मैं चाट की दुकान में खा ही नहीं सकता। अब चाट की दुकान सेल्स कैसे बढ़ाए? अब इसके बाद वो केटरिंग सर्विसेज ऑफर करनी शुरू कर देगी। अब मेरे घर में कोई छोटी सी हाउस वार्मिंग पार्टी है, मैंने नया घर लिया, एक छोटी सी पार्टी रखी, मैंने कहा यार किससे करना है यार, बहुत बेसिक सा खाना करना है मुझे, बहुत हैवी नहीं करना, मुझे गोलगप्पे रखने हैं, दही वाला रखना है, आलू टिक्की रखनी है, छोले भटूरे, पाव भाजी, एक बेसिक हाईटी टाइप का इंडियन हाईटी मील रखना है। तो उसने कहा यार फलानी दुकान से कर लेते हैं, फलाना चाट वाला है, वो बहुत बेहतरीन देता है, उसके प्राइसिंग भी ठीक है। अब जो 500 रुपये का टिकट साइज था वो तुरंत से उठ के 40,000 रुपये में चला गया। मैंने लेट से 100 लोगों के लिए बुक किया, 400 रुपये एक बहुत बेसिक एवरेज टिकट साइज होता है केटरिंग के अंदर, तो सीधा 40,000 रुपये की बुकिंग हो गई। 40,000 में मेरे यहाँ 100 गेस्ट आए, उन 100 में से मिनिमम 10 लोग ऐसे होंगे जिनके अगले एक साल में कोई ना कोई छोटा मोटा बड़ा फंक्शन होना ही होना है। अगर उस चाट वाले ने वही सेम एक्सपीरियंस यहाँ पर भी दे दिया, अब यही 10 लोग उसके भी लॉयल कस्टमर बन गए। उसने कहा यार पहले दुकान पे चलते हैं, हम तो खा लिया यहाँ पे गोलगप्पे बहुत बढ़िया होते हैं, उस दुकान पे चल के खाते हैं। वो दुकान पे गए, रेगुलर खाने लगे, वही लोग केटरिंग कराने लगे। धीरे धीरे 3-4 साल में आपको पता भी नहीं चलेगा, इसका स्नोबॉल इफेक्ट होता है खाने की लाइन में, इट्स स्नोबॉल इफेक्ट। आपको इनिशियली पता नहीं चलेगा, ऊपर देखेंगे छोटा सा पत्थर गिरता हुआ आ रहा है, बट अगर वो कायदे से गिर रहा है और कंसिस्टेंटली गिर रहा है, वो बड़ा होते होते इट बिकम्स अ बिग स्नोबॉल। और नीचे आगे जो हम कल्ट ब्रांड्स देखते हैं, आज आप किसी नए कल्ट ब्रांड पे जाइए, पुराने कल्ट ब्रांड पे जाइए, कोई भी हो सकता है। जैसे हम बात करें दिल्ली में डिफेंस कॉल में एक डीपॉल्स करके है, या पिन बलूची है अगर हम बड़े रेस्टोरेंट्स की बात करें, या वेंगर्स है क्रॉट प्लेस में बिक्री, तो
अब हम देखते हैं कि इतनी भीड़ क्यों है, और हम जाते हैं तो अगर हम किसी बाहर वाले शहर से, तो हमें लगता है यार एवरेज सही प्रोडक्ट है यार, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है कि यार ये इतना अच्छा कर रहा है और वो फलानी बेकरी इतना अच्छा नहीं कर रही, उसका तो एम्बियंस भी अच्छा है, या तो इतनी भीड़ लगी है, इतने नखरे से बात कर रहे हैं। यार उसने कमाया है वो 70 साल में, उसने 70 साल में वो लॉयल्टी कमाई है, वो कंसिस्टेंट प्रोडक्ट दिया है, बेसिकली टाइम दिया है उस प्रोडक्ट को कि आपके अंदर रच गया है वो प्रोडक्ट। जैसे हमें कहीं की छोले भटूरे पसंद है तो पसंद है, अब चाहे वो 10 रुपए के हो, 20 के हो, 100 के भी हो जाएंगे, वहीं के खाने वाले हैं, हमें वहीं के छोले भटूरे पसंद आएंगे, हम वहीं जाएंगे, वहीं खाएंगे। तो वो टाइम उसने दिया है, अब उस टाइम का उसको वो स्नोबॉल इफेक्ट मिलने लगा है। अब वहाँ पे एक की जगह 10 क्लाइंट जाते हैं, कोई रेट नहीं पूछता, हवाई ट्रक पे कोई रेट नहीं पूछता है, और नया आदमी आता है कि तो यार इतना महंगा फूड ट्रक पे खा रहे हो यार, मतलब चले जाओ ना रेस्टोरेंट के अंदर खा लो, वहाँ तुम्हें एसी भी मिलेगा, सर्विस भी मिलेगी, बोन चाइना कटलरी मिलेगी। आपने कहते नहीं यार यहाँ का खाना अच्छा है, हम देंगे पैसा, यहाँ देने को तैयार है। हम लोग केटरिंग्स करते हैं, तो हमारे केटरिंग साइजेस बहुत बड़े होते हैं, 5 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए एक बेसिक एवरेज केटरिंग साइज होता है हमारा। बहुत फायदा मिलता है हम लोग को यार, मतलब, और वो फायदा तभी मिलता है, आदमी ट्रस्ट कैसे आएगा कि जो पहली बार मेरी केटरिंग करा रहा है, या मैं पहली बार केटरिंग करने जा रहा हूँ, तो आदमी से आपके बच्चे का मुंडन का फंक्शन है, आप कैसे ट्रस्ट कर लोगे यार मेरे 100 गेस्ट आए और मैं नए आदमी को काम दे दूँ। वो आप ट्रस्ट के लिए आपके पास या तो आपने वो मेरा काम देखा हो कहीं पे ऑलरेडी पहले, या फिर मेरा रिटेल पे आप आते हो, मतलब रिटेल एज इन कि मेरा वॉक इन काउंटर है कहीं पे, अब वहाँ आते हो, वहाँ पे कुछ ट्राई किया हुआ है, आपने कहा यार ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं एक बार चांस दे के देख सकता हूँ इसे। चांस दिया, मैंने अच्छा किया, वहाँ से आप मेरे रेगुलर क्लाइंट हो गए। अब आपके बच्चे का मुंडन होगा, फर्स्ट बर्थडे होगा, 5th बर्थडे होगा, बच्चे की शादी तक, ये मेरी ही जनरेशन अब उसको केटर करेगी अगर मैंने कहीं बीच में कोई ब्लेंडर ना किया तो। आपका ट्रस्ट लेवल है। अब अक्सर देखेंगे हम केटरर्स इतने होते हैं ना, ये पुश्तैनी होते हैं, मतलब आदमी कम चेंज करता है, नए केटरर्स कम आ पाते हैं मार्केट में, क्योंकि ट्रस्ट लेवल बहुत जरूरी है। आदमी कहता है यार एवरेज खाना खिलाएगा ना, पक्का तो है कि नॉन फेलिंग है कॉन्सेप्ट। जैसे मेरे केटरिंग में एक मेंटोर है शैली भैया, तो ये शैली केटरर्स करके हैं, ये आगरा बेस्ड बहुत बड़े केटरर हैं। मैं जैसे कोई भी मेरे से पूछता है यार कि शैली भैया का काम करा लें क्या, ये आगरा जाके करा रहा है, या वो झांसी आके करते हैं, आगरा तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, बट बावजूद उन्होंने अच्छी केटरिंग हमारे शहर में बताई है कि अच्छी केटरिंग्स क्या होती हैं, अच्छे से खाना कैसे खिलाया जाता है, प्रेजेंटेशन से कैसे खिलाया जाता है। तो उन्होंने एक पूरा माइंडसेट चेंज किया है पिछले 20 सालों के अंदर। आज वो बहुत प्रीमियम चार्ज करते हैं, लोग देते हैं, मतलब इनफैक्ट मैं केटरिंग बिजनेस में हूँ, मैं एक तरीके से उनका कॉम्पिटिटर हूँ, बट अगर कोई मेरे से ही पूछता है ना कि आपकी और उनमें से करानी किसकी करा लो, कहता हूँ उनकी करा लो। नॉन फेलिंग है, मेरे पास एक वर्ड है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छी है बहुत खराब है, मैं कहता हूँ नॉन फेलिंग कॉन्सेप्ट है। आपकी शादी खराब नहीं होगी, मैं नहीं कहता बहुत अच्छी हो जाएगी कि बहुत गजब का खाना होगा, बट खराब नहीं होगा। नॉन फेलिंग होना बहुत जरूरी है रेस्टोरेंट लाइन के अंदर, क्योंकि पता चला लेट से आप कहीं चाट की दुकान पे आप 4 दिन खा रहे हो, आपको अच्छा लगा, 5वें दिन आपके बाहर से रिश्तेदार आए पंजाब से, आपने कहा यार चलो यार चाट की दुकान ले चलते हैं, सबको बच्चों सबको खिला, उस दिन खाना खराब हो गया, आपका एक्सपीरियंस खराब हुआ, उन गेस्ट का एक्सपीरियंस खराब हुआ, आप जिंदगी भर गाली दोगे। वो गेस्ट जिंदगी भर गाली देगा, पंजाब जाके भी गाली देगा उसको कि यार साहिल भाई एक जगह लेकर गए थे और इतनी बेकार चाट मिली, इतनी तारीफ करके ले जा रहे थे, और आप कहोगे यार मैं भी 4 बार खाया था ठीक था यार, ये क्या हो गया इस बार। तो ब्लंडर्स हो ही नहीं सकते, हमारे लिए रोज की लड़ाई है, हमें रोज उठना है, रोज सेम प्रोडक्ट रिपीट करना है, कंसिस्टेंटली बनाना है, और ये सालों साल बनाना है, हम एक भी दिन नहीं चूक सकते हमारी लाइन के अंदर। तो यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, रिसेंटली एक ब्रांड है पिंड बलूची, ठीक है, मैं उस पर गया और उसका एक्सपीरियंस मेरा खराब रहा, मैं दोबारा गया, मैं एक बार फेलिंग गलती हो जाते हैं, दोबारा खराब रहा, तो मैं कंफ्यूज कि अगर वो इतना बड़ा ब्रांड है तो एसओपी तो फॉलो कर रहा होगा, तो फेलियर क्यों है। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे पिंड बालूची की अगर हम बात करें, तो पिंड बालूची की स्टोरी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। पिंड बालूची की स्टोरी स्टार्ट होती है, पिंड बालूची एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता था फरीदाबाद में, किसी कोने में एक कॉम्प्लेक्स में चल रहा हुआ रेस्टोरेंट। चूंकि हमें पता है कि जनरली 80-85%, 90% तक फेलियर रेट है ओवर द 5 ईयर स्पैन, तो पिंड बालूची वॉज अ स्टोरी ऑफ अ फेलियर रेस्टोरेंट। जब वो छोटा सा एक सिंगल आउटलेट हुआ करता था फरीदाबाद में, वहां पे उनकी करते करते, और चूंकि इस लाइन में उधारियां बड़ी जल्दी बढ़ती हैं, क्योंकि आपको हर चीज क्रेडिट पे मिल जा रही है उस टाइम पे आसानी से, अगर आप कैश फ्लो मैनेज नहीं कर रहे हो तो आपकी उधारियां बहुत तेजी से बढ़ती चली आ रही हैं। तो उनकी उधारियां उनके वेंडर्स के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, उनके सब्जी वाले वेंडर, उनके चिकन वाले वेंडर, उनके पनीर वाले वेंडर, डेयरी वेंडर्स, इन 5 लोगों ने मिलकर उन पर प्रेशर डालना शुरू किया कि भैया हमारी पेमेंट कीजिए, हमें रिलीज कीजिए, क्योंकि इन लोगों को भी आगे मार्केट से सामान खरीदना है। तो जो ओरिजिनल ओनर थे उन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए, साहब मेरे से चलाया नहीं जा रहा रेस्टोरेंट, मैंने तो सर पकड़ा, ये बिल्कुल बेकार काम है, अब आपके पास ऑप्शन है, या तो मेरा रेस्टोरेंट का सामान बेच के आप अपने पैसे निकाल लो, या मैं पूरा का पूरा रेस्टोरेंट आपको बेच दे रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत पैसा आपको लगे वो आप मुझे दे देना और आप लोग ऑपरेट करो। अब इन लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, पैसा वो दे नहीं रहा था, उस रेस्टोरेंट को बेचने से कोई खास पैसा आने नहीं वाला था, इन्होंने कहा ट्राई करके देख लेते हैं। और है क्या कि हिंदुस्तान में हर आदमी एस्पिरेशनल है रेस्टोरेंट खोलने के लिए, हर आदमी का जैसे ही वो टीनेज में जाता है से लेके वो पहले गोवा जाता है, फिर मनाली जाता है, वो दो जगह घूमता है, फिर उसके बाद सपना हो जाता है उसका कि मुझे रेस्टोरेंट खोलना है। और आजकल फूड ट्रक्स का बहुत पैड है फूड ट्रक्स का, और हर आदमी का सपना है, से उन 5 लोगों का सपना रहा होगा कि उन्होंने कहा यार करके देख लेते हैं, कि हम ही तो वेंडर्स हैं, हमें तो पता ही है सारी इन एंड आउट, हम रोज किचन में आते हैं, रोज सामान देते हैं, किचन टीम ऑलरेडी काम कर रही है,
हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट भी है, चूंकि अब हमें अपना प्रॉफिट नहीं जोड़ना है, हम शायद चला ले जाए। तो उनमें जो सब्जी वाले वेंडर थे उनकी सबसे ज्यादा उधारी थी, तो मेन पार्टनर बन गए, उनके साथ ये 3-4 पार्टनर्स और ऐड हो गए। 3-4 पार्टनर्स ऐड हुए, धीरे धीरे रेस्टोरेंट धीरे धीरे चलता निकला और काम बढ़ता चला गया। जो हमारे सब्जी वाले वेंडर थे उन्होंने इन सबको धीरे धीरे करके बाय आउट, इनका स्टेक दिया और पैसा दिया और इनका स्टेक अपनी तरफ लेना शुरू कर दिया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सिंगल ओनर बचे उसके, वहां से उन्होंने ब्रांड को बड़ा करना शुरू किया। उनकी आदत बहुत अच्छी, वो वैसे रिश्ते मतलब ही वॉज फाइनेंशियली वेरी वेल ऑफ। उनका 2 सब्जी का काम था बट वो पीछे से ही वॉज फाइनेंशियली वेल ऑफ। इसमें इनिशियल कैपिटल की आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ऐसी है, अगर आप रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हो, अगर लेट से कि आपका 20 लाख रुपए का रेस्टोरेंट है, तो मेरी रिकमेंडेशन होती है 10 लाख रुपए आप ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए रखो ही रखो, जो कि उनके पास थी। वो उसको खींच के ले गए रेस्टोरेंट को, करते 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 वही बाद में पिंड बालूची बना। पिंड बालूची से वो पार्क बालूची बना। पिंड बालूची हम लोग अक्सर देखते हैं वो 1,500, 2,000, 2,500 स्क्वायर फीट के अंदर होता है। 80 कवर 100 कवर के रेस्टोरेंट्स होते हैं जनरली इनके। पार्क बालूची के होते हैं तकरीबन 300 कवर 400 कवर मेगा रेस्टोरेंट्स। हौसकास में इन्होंने पहला खोला 6-6.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ और बहुत तेजी से फ्रेंचाइज देना स्टार्ट कर दिया। इसमें उन साहब की खासियत ये थी कि उन्होंने पहले दिन से सिस्टम्स बनाए, टीम बनाई, लोग रखे, अच्छे लोग हायर किए एंड बहुत अच्छे से ब्रांड को ग्रो किया। बहुत अच्छी कॉर्पोरेट टीम रखी गई, कॉर्पोरेट शेफ्स हो, उसके अंदर ऑडिटर्स हो, मैनेजर्स हो, ये सारी चीज टीम रखी और बहुत अच्छे से ग्रो करते चले गए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने उस ब्रांड को बहुत बड़ा कर लिया। तकरीबन 80 के आसपास उनके रेस्टोरेंट्स हो गए। वो पार्क बालूची एंड पिंड बालूची मिला के कुछ 8-10 साल पहले, 9 साल पहले उन्होंने वो पूरा का पूरा ब्रांड सेल ऑफ कर दिया किसी कॉर्पोरेट ग्रुप को। जो टेंटेटिव फिगर है वो 500 करोड़ है, बाकी वो साफ जाने कि वो 500 है कि वो 700 है कि वो 300 है। बट जो मार्केट में फिगर फ्लोट होती है, बिकॉज इट वॉज अ प्रोप्राइटरशिप, तो एक्चुअल फिगर किसी को भी नहीं पता है। बट जो मार्केट में फिगर होती है वो 500 करोड़ की फिगर है, जो उनको मिलनी भी चाहिए इतना बड़ा ब्रांड बनाने के लिए। और वो बना के अपना वो साइडलाइन हो गया और ये कॉर्पोरेट के पास चला गया। एक होता है रेस्टोरेंट को जड़ से बनाना, तो आप चीजें सीखते हो, करते हो। एक होता है कॉर्पोरेट स्टाइल में उसे चलाना। रेस्टोरेंट की एक रूह होनी बहुत जरूरी है कि हर रेस्टोरेंट के अंदर एक वाइब आती है, वो वाइब ओनर से, उसकी हिस्ट्री से ही आ सकती है। आप रेस्टोरेंट को सिर्फ कॉर्पोरेट ढंग से नहीं चला सकते। वो QSR चलाए जा सकते हैं कि जहाँ पे आपका सिर्फ मोटिव है जाना, आधे घंटे के लिए खाना खाना। डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, बर्गर जी, बहुत जबरदस्त QSRs हैं, बहुत अच्छा खाना देते हैं। बट ऐसा नहीं है, इसके साथ आपका कनेक्शन नहीं है। आप ये नहीं कहते यार उस डोमिनोज में मैं पहली डेट पे गया था और मैं वहीं बैठा था। बस रेस्टोरेंट के साथ आदमी का वो कनेक्शन होता है। आदमी कहता है यार मैं एनिवर्सरी पे उस फलाने रेस्टोरेंट जाया करता था, हम तो हमारा बच्चे का पहला बर्थडे हुआ तो हमने वहाँ सेलिब्रेट किया था, या हम तो हर साल वहीं जाते हैं। एक रूह, एक वाइब, एक हिस्ट्री जुड़ी होती है रेस्टोरेंट के साथ। तो जब वो साहब बेच के निकले, वो कॉर्पोरेट में आया, तो ऑब्वियस सी बात है वो रूह खत्म होती चली जाएगी। वो रूह खत्म होती है तो स्टाफ भी, जो पुराना वो स्टाफ होता है जिसको एसेंस पता होता है रेस्टोरेंट का, वो अपना बटना शुरू हो जाता है। जो रेस्टोरेंट चलता है, अच्छा चलता है, बट वो रूह नहीं रह जाती। तो कई बार टेस्ट चेंज होते हैं, कई बार सर्विसेज आप फील करेंगे कि जो रेस्टोरेंट में पहले सर्विस मिलती थी वो नहीं मिलती। कई बार सेंस ऑफ, मतलब आप अगर किसी रेस्टोरेंट में बहुत टाइम से जा रहे हो ना, आप सेंस ऑफ ओनरशिप फील करने लगते हो। आपको लगता है मेरा ही तो रेस्टोरेंट है ये, यार मैं बोल दूंगा फलाने बंदे को हो जाएगा, मेरी ग्रेवी ज्यादा करा देना, मेरा स्पाइस। या बहुत सारे केसेस में तो आपका सर्विस स्टाफ जो होता है वो आपको चेहरे से पहचानने लगता है। अरे भैया आ रहे हैं, ये तो मिंट मोहितो पियेंगे और इनके मिंट मोहितो में ये स्प्राइट कम पसंद करते हैं, सोडा ज्यादा पसंद करते हैं, कम मीठा पसंद करते हैं, तो इनका वैसे ही बनाना। तो आपको पता है मेरा परफेक्ट मिंट मोहितो इसी रेस्टोरेंट के अंदर मिलता है। बट अगर वो इसको मैं किसी कॉर्पोरेट से रिप्लेस कर दूं, बहुत अच्छा सर्विस स्टाफ ले आऊं कि भाई 50,000 रुपए का सर्विस वेटर है, 1 लाख रुपए का मैनेजर है, उसे पता ही नहीं है साहब साहिल साहब कौन है। उसको ये पता है अच्छा मिंट मोहितो कैसा बनाना है, उसे अच्छा मिंट मोहितो बना के दे दिया। आपको यार ये अच्छा बने बट मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे थोड़ा कम मीठा पसंद है, यार तुम ये क्या बना के दे रहे हो, मैं तो 10 साल से आ रहा था यहाँ पे, ये एकदम से क्या हो गया। करने को उस कंपनी ने बेहतर करना चाहो, अच्छा इंप्लॉइज लगाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, बट इवेंचुअली वो रूह खत्म कर दी, उसकी जो आत्मा थी रेस्टोरेंट की वो खत्म हो गई। ऐसे 5 रीजन बताओ फूड ट्रक फेल होने के, जिसके चक्कर में होता है। फूड ट्रक सबसे प्राइमरी रीजन है, मैं फूड ट्रक नहीं, कोई भी फूड इंडस्ट्री फेल होने का, कि अच्छी टीम नहीं मिलती है। कि आज शेफ्स आ जाएंगे, इटरेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, कि बहुत जल्दी जल्दी स्टाफ टर्न अराउंड होता है, बहुत जल्दी चेंज होता है, और नया आदमी अक्सर कनेक्शन नहीं होता है। कोई स्टाफ भी क्यों ट्रस्ट करे किसी नए ओनर को, अच्छा स्टाफ तो ट्रस्ट नहीं करने वाला है उसे, क्योंकि उस आदमी को हिस्ट्री नहीं है, कल को सैलरी टाइम पे देगा नहीं देगा। जो 12, 15, 20 हज़ार रुपए ले रहा है उसके लिए क्या मोटिव है, उसका कोई करियर ग्रोथ नहीं देख रहा है। वो देख रहा है भाई 6 तारीख को, 5 तारीख को, 7 तारीख को मुझे तनख्वाह मिल जाए, मैं अपने गांव में भेज दूं। अक्सर वो उत्तराखंड से आ रहा है कहीं से, उसको कोई बहुत लंबा करियर स्पैन नहीं दिख रहा है, उसको वो मंथ ऑन मंथ जीता है। तो उसे दिख रहा है यार कि मेरे को 15,000 रुपये मिलेंगे, मैं गाँव में भेजूंगा, 7 तारीख को मेरी वाइफ उससे घर का किराया, नहीं तो बच्चे की फीस, नहीं तो घर का राशन भरेगी, वो 7 की जगह 10 हो गया। तो अब उसका पूरा गांव हिल गया, मतलब वहाँ पूरा परिवार की सेटिंग खराब हो गई। तो उसका ट्रस्ट बना पाना नए ओनर में बड़ा कठिन होता है। तो एक तो अच्छा स्टाफ मिलना, स्टाफ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा स्टाफ नहीं मिल रहा है तो आप रेस्टोरेंट आप कितना खूबसूरत बना लीजिए, आप 5 करोड़ लगा लीजिए, वो नहीं चलने वाला है। बहुत एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत दिल्ली में बड़े बड़े रेस्टोरेंट बार्स खुलते हैं, बट स्टाफ टर्न अराउंड बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो बंद हो जाते हैं।
उसके बाद लोकेशन एक फैक्टर तो है ही। मेरे केस में मैं कहता हूँ कि 100% नहीं है, बट 60-70% लोकेशन का पार्ट होता है। फूड ट्रक में थोड़ा सा कम है। फूड ट्रक में कंपैरेटिवली आपका रिस्क भी कम है कि लेट से रेस्टोरेंट आपने एक जगह बना दिया, मैंने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रोहिणी के अंदर रेस्टोरेंट बनाया और 20 लाख 25 लाख 30 लाख रुपए लगा दिए। बेसिक QSR बनने में इतना जाता ही जाता है, एक 500-800 स्क्वायर फीट का QSR बनने में 30 लाख रुपए लगा दिए। जस्ट इन केस नहीं चला किसी भी वजह से, क्या वजह हो सकती है, वो लोकेशन पे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई काम शुरू करा दिया। जैसे साउथ दिल्ली में ये बहुत हुआ था। मेरे एक दोस्त ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक कैफ़े की फ्रेंचाइज ली, महंगा कैफ़े, 60-70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी और वहाँ पे सारा ड्रेनेज का काम होना शुरू हो गया, सीपेज का काम होना शुरू हो गया। तो अब सिविल लाइन डल रही है, सिविल लाइन डलने के लिए 10-10 फीट के गहरे गड्ढे खोद रहे हैं। गड्ढे खोदेंगे का मेन रोड पे, मेन रोड का है रेस्टोरेंट के जस्ट बाहर, वो पूरी रोड ही खोद दी। अब इसमें ना रेस्टोरेंट की गलती थी ना फ्रेंचाइजर की गलती थी, दोनों ने जब लोकेशन देखी थी तब वो बहुत अच्छी लोकेशन थी, बट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो रोड ही खराब हो गई। और आपको पता है हिंदुस्तान में काम फिर किस स्पीड से होते हैं, तो वो काम होते होते 6-8 महीने हो गए, इतने में रेस्टोरेंट की भी बैंड बज गई, उसका कैपिटल भी खत्म हो गया, उसके पास जो ऑपरेशनल कैपिटल था, ओपेक्स था, वो भी उसने पूरा अपना एग्जॉस्ट कर लिया, अब पैसा बचा ही नहीं है। अब बजाय किसी की गलती होने, इसमें किसी की भी गलती नहीं थी, स्टाफ भी था, सब कुछ था, बट लोकेशन में कोई कमी होने की वजह से किस्मत की कमी थी, तो इस वजह से वो रेस्टोरेंट बंद हो गया। फिर तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग कैश फ्लो मैनेज नहीं करते हैं। ये इकलौती ऐसी लाइन है जहाँ पे आपको सामान कैश में बिकता है, आता उधारी पे है। बहुत कम लाइंस ऐसी होती हैं, अब बहुत ही कम होती है जहाँ पे उधारी पे आ रहा है, नकद में बिक रहा है। अक्सर उधारी पे आता है, उधारी पे बिकता है, या नकद आता है, नकद बिकता है। इस लाइन में अक्सर आपको वेंडर्स उधारी देते हैं। अगर आप एक बेसिक अच्छी हिस्ट्री बना के रख रहे हैं तो आपको 15 दिन, 1 महीना, 45 दिन क्रेडिट टर्म आपका साइंड है आपके वेंडर के साथ, इतनी आपको उधारी बेयर मिनिमम 15 दिन की तो देता ही देता है कोई भी वेंडर आपको उधारी। और आपका माल बिकना है नकद में, आप पनीर टिक्का खाओगे, आप तुरंत पैसे दोगे, तुरंत आ जाएगा। बावजूद इसके लोग अपना कैश फ्लो ही मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मतलब मेरा अपना एस्टिमेट है, मैं चूँकि बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उठता बैठता हूँ साथ में, इस इंडस्ट्री में शायद 90% लोगों को अपना P&L पता ही नहीं है कि क्या है। उनको घर में खर्चे के लिए पैसे चाहिए, बच्चे की फीस बननी है, ये 10,000 रुपये निकाल बेटा जमा करा, बीवी को राशन के लिए 20,000 चाहिए, ये लो 20,000 लो, ये जमा कराओ। डलने में से निकाला, दे दिया, तो ठीक है, आज की स्यापा आज मौका, कल की कल देखी जाएगी। तो ऐसे केसेस में कल देखी नहीं जाती, वो दिखाई जाती है, पूरी दुनिया देखती है उसका तमाशा। आप कैश फ्लो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपके पास चंक्स में बड़े खर्चे आते हैं। चंक्स में मतलब एक साथ आपको रेंट देना पड़ेगा, वो एक ही दिन में देना है आपको। तो लेट्स से आपकी 10,000 की रेस्टोरेंट सेल है, आपका 40,000 रुपये का रेंट है, एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो 40,000 रुपये आपको एक दिन में देने हैं। आप उसको ये नहीं कह सकते कि 4-4 हज़ार करके ले ले भाई। अब वो कैश फ्लो आपको मेंटेन करना है कि आप सारे खर्चे भी निकालो पैरेलली, बट वो 40,000 भी इकट्ठे करके चल। फिर आपको सैलरीज 1 दिन में, 2 दिन में पूरी देनी है। मतलब लेट्स से आप अगर 5 से लेकर 7 तारीख में बांट रहे हो तो आपको 2-3 दिन के अंदर पूरी सैलरीज आपको देनी है। और छोटा रेस्टोरेंट है तो कायदे से एक ही दिन में देनी चाहिए। जैसे हम लोग कॉर्पोरेट सेटअप में है, हमारे 8 रेस्टोरेंट है तो हम 3 दिन में बांटते हैं, और कुछ केसेस में तो हम लोग एडवांस सैलरीज भी देते हैं। मतलब जहाँ हमें पता है कि जो हमारी बिल्कुल कोर टीम है वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि टोटली एडवांस में चले। तो कैश फ्लो जो सही से मेंटेन नहीं करता है उसका ठप होना ही होना है। आप कितना ही अच्छा रेस्टोरेंट चला लीजिए, कितनी ही अच्छी सेल्स आ जाएं, बट अगर आपका कैश फ्लो मेंटेन नहीं है तो वो पक्का है कि फ्लॉप होगा ही होगा। आज नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा। आप कितना उधारी घुमाओगे। आप अक्सर देखते होंगे बहुत चलते हुए रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते हैं, कि जहाँ आपके तो यार ये तो बहुत चलता था यार, ये क्यों बंद हो गया, तो यहाँ तो हमेशा ही भीड़ रहती थी, ये क्यों बंद हो गया। कैश फ्लो मेंटेन नहीं है, उसका पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है उसे पता ही नहीं है। फिर उसके बाद है कि सही रेट पे बाइंग ना होना, पिलफ्रेजेस होना, चोरी चकारियाँ होना। 2 तरीके से रेस्टोरेंट को रन किया जा सकता है, या तो लाला बन के या प्रॉपर रेसिपीज बना के। आप लाला जी बनिए, पूरा दिन गले पे बैठिए, खुद सारा सामान खरीदिए, खुद सारे पर्चियाँ काटिए, जो 80% रेस्टोरेंट करते भी हैं। मतलब आज भी अगर बड़े ब्रांड को छोड़ दें, जो सिंगल रेस्टोरेंट्स हैं, सिंगल लोकेशन रेस्टोरेंट्स हैं, वो लाला जी रन है। लाला जी के पिताजी ने चलाया, अब लाला जी ने चलाया, लाला जी के बेटे चला रहे हैं, और वही वैसे ही चलता आ रहा है। तो या तो ये लोग चलाते रहे तो चलता रहेगा, बट ये लोग कभी बाहर नहीं जा सकते, ये कोई छुट्टी नहीं मना सकते, ये घर परिवार के फंक्शनों में नहीं जा सकते। दूसरा तरीका है कि आप बिल्कुल SOP बना के करिए। अब इसके एक बीच का तरीका आता है, ये होते हैं सेठ साहब, वो 2 दिन जाएंगे, 4 दिन नहीं जाएंगे रेस्टोरेंट में, देखा नहीं देखा। कुछ लोग होते हैं तो साइड हसल की तरह ले लेते हैं कि यार मैं कॉर्पोरेट जॉब भी करता रहता हूँ, मुझे ठीक है मेरी सैलरी आ रही है, वहाँ से 1.5 लाख रुपये, उसमें मेरा घर चलता रहेगा, मैं साथ में एक बिजनेस खड़ा कर लेता हूँ। तो रेस्टोरेंट ऐसा बिजनेस नहीं है। जो फ्रेंचाइज आपको ये कह रहा है, फ्रेंचाइजर ये कह रहा है कि साहब ये साइड में हो जाएगा, मेरी टीम मेंटेन कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, वो आपको निहायती बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब बहुत क्लियर टर्म्स में है कि जो ये कह रहा है कि आपकी टीम, मेरी टीम, आपकी टीम मिला के कर लेगी, जब आप सिंगल स्टोर पे हो, तो वो आपको क्लियर कट बेवकूफ़ बना रहा है। 6 महीने बाद टीम ही कमा रही होगी, टीम के घर बन रहे होंगे, टीम की गाड़ियाँ आ रही होंगी, आपका जो कुछ है वो भी गिरवी रखता चला जाओगे आप। इतनी छोटी चीज़ें हैं, इतनी चोरियाँ हैं छोटे लेवल पे, जब या तो आपकी SOPs बहुत स्ट्रांग हो, और नए बंदे के लिए वो SOP पहले दिन बना पाना पॉसिबल है ही नहीं। हम लोग भी जो सीखे हैं चोरियां करवा के, ठोकरे खा के, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान करके तब सीखे। ऐसा नहीं है कि हम लोग को भी कोई पहले दिन से आ गया था वो, या हमें किसी ने लिख के दे दिया था।
कोई लिख के भी दे देगा तो भी मेरे रेस्टोरेंट की कहानी अलग होगी। और जिसको चोरी करनी है स्टाफ को, लेट से मैं कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसा स्टाफ है जो मोल है, 10 में से 8 अच्छे होंगे, 2 कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो शाणे होंगी, वो हर बार कोई नया तरीका ढूंढ लाएंगे। आप एक तरीका कैप करेंगे, एक तरीका एक बॉटल को मतलब ढक्कन लगाएंगे, वो कोई नई बॉटल खोल लाएंगे, वो वेंडर से दोस्ती कर लेंगे, वो सस्ती क्वालिटी का माल खरीदेंगे, वो कमीशंस खाएंगे, कैशियर आपका बिल नहीं काटेगा, वो किचन टीम से उसकी दोस्ती हो जाएगी, यार मैं बिल नहीं काटता तो ऑर्डर दे दे, आधा आधा बांट लेंगे अपन। तो ये सारी चीज़ें आप टाइम के साथ ही सीखते हो। पहले दिन से कोई भी रेस्टोरेंट ओनर नहीं सीख सकता। या तो आप कोई बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी आप लेकर आइए जो सारी चीज़ सॉर्ट करके बैठा हो, उसमें भी आपको अपना इन्वॉल्वमेंट रखना ही पड़ेगा। मतलब आप चाहे फ्रेंचाइज या तो बहुत बड़े लेवल की हो, आपकी 2-2.5-3 करोड़ की फ्रेंचाइज खोल रहे हो, उसमें आपके पास भी 2-2.5-3 करोड़ और एक्स्ट्रा भी होता है उसको चलाने के लिए। बट अक्सर जो फ्रेंचाइज सबसे ज़्यादा बिक रही हैं वो 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए, ये हमारा मतलब एक तरीके से रेंज है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रेंचाइज बिकती हैं। तो जो 25 लाख लगा रहा है ना, उस बेचारे के पास है ही 25 लाख, और शायद 15 या 10 वो लोन भी ले रहा है। वो क्यों ले रहा है कि अब मेरी तो सरकारी नौकरी लग गई थी, बेटे को सेट करना है, तो साहब चलो 25 लाख रुपए में रेस्टोरेंट खुल जाएगा, महीने का 50,000 लाख रुपए कमाता रहेगा, जो झूठे सपने दिखाए जाते हैं। जब लाख रुपए कमाना, 2 लाख रुपए कमाना तो बहुत आसान है। लोन लिया 10 लाख रुपए का, या अपना PF तोड़ा, अपनी जीवन भर की कमाई एक बेटे को रेस्टोरेंट खोल के लगा दिया। अब बेटा भी मजे में है, जो ध्यान दे तो बहुत अच्छी बात है, जो ध्यान ना दे तो फिर वो घंटादार होना ही है, तो उसका कोई अंत नहीं है, कोई मतलब अच्छा अंत नहीं है उसका। यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, फ्रेंचाइजी आप भी दे रहे हो, अगर एक नॉन बहुत बड़े ब्रांड के, जैसे मैकडोनल्ड्स, KFC तो बड़े ब्रांड है, अगर एक नॉर्मल ब्रांड की बात करके चले, उनकी फ्रेंचाइजी लेने की जगह मैं अगर खुद का ब्रांड बनाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? यार बिल्कुल अच्छा है। मतलब मैं तो रिकमेंड करता हूँ, अगर मेरे पास 10 लोग आते हैं और अगर वो पूरी तरह से कमिटेड है, मतलब आपके पास 2 तरीके के कंज्यूमर आते हैं। एक आते हैं जो कहते हैं कि हमें चिंता नहीं चाहिए, हम टाइम तो दे देंगे बट हम डेली नो हाउ हमें नहीं चाहिए, उनके लिए फ्रेंचाइज है। बट कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं यार मैं पूरा कमिटेड हूँ, मुझे खाना का काम बहुत पसंद है और मैं सिर्फ यही करूँगा। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होता है, यार क्यों मेरा ब्रांड बड़ा करते हो, अपना बना लो ना, मैं हेल्प कर देता हूँ, दोस्ती यारी में कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है कि मेरी एक फ्रेंचाइजी कम आने से मेरे घर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरी कोई दाल रोटी कम नहीं होने वाली। तुम अगर अच्छा कर लोगे तो तुम मुझे याद कर लोगे, कहीं ना कहीं मेरा नेटवर्क बड़ा हो रहा है कि शायद वो बड़ा ब्रांड बन जाएगा। आज इनफैक्ट मैं अपने शहर में बात करूं तो जितने मेरे कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं, वह खाना शायद मेरे से भी अच्छा सर्व कर रहे हैं, कुछ तो बहुत अच्छी प्राइसिंग पे कर रहे हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हम लोग कंपटीशन पे तब है जब हम गले पे खड़े हैं, जैसे हम गले से नीचे आ जा रहे हैं हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग रोज डेटा, ऑलमोस्ट रोज डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं अपना पूरा डेटा उसको भेज रहा हूँ, मैं मेरी सेल, मुझे कोई छुपाना ही नहीं यार, क्यों छुपाऊँ मैं, वो मुझे अपना पूरा सेल्स डेटा भेज रहा है, तो मुझे समझ आ रहा है क्या ट्रेंड चल रहा है यार। जैसे मुगलाई पे शिफ्ट हुआ, तो मुगलाई पे ऐसा नहीं कि पहले दिन से आदमी मुगलाई खा रहा, पहले चाइनीज़ बहुत अच्छा होता था, आज से 3-4-5 साल पहले चाइनीज़ का बहुत फैट था। बट कोविड आया, आदमी को लगा तंदूर में सिकी हुई चीज़ खाने से थोड़ा कोरोना कम लगता है, मर जाता है, तो तब से तंदूर का ट्रेंड बढ़ता चला गया, तंदूर अब बहुत बढ़ गया है। तो हम लोग अच्छे वाइज डिसीजंस ले पाते हैं अगर हम डेटा शेयर करते हैं। तो मेरा तो मानना है कि अगर कोई खुद कमिटेड है, करना चाहता है, टाइम दे सकता है, कैपिटल है और बड़ा विजन है, 1-2 साल में किसी का कुछ नहीं होगा, 5 साल 8 साल का विजन लेके काम कर रहा है, तो अपना ब्रांड बिल्कुल करे, मेरे से जो हेल्प होगी मैं कर दूंगा। नहीं तो अक्सर लोग कर देते हैं, मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट के पास जाओगे, रेस्टोरेंटियर के पास, तो वो आपको जबरदस्ती प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, वो यार तू कर रहा है तू कर ले, मैं तेरी जर्नी में साथ हूँ, देखो दिक्कत हो, वेंडर्स चाहिए हो, क्लाइंट से कैसे डील करना है, सॉफ्टवेयर क्या लगाना है, सामान कहाँ से खरीदना है, सब मैं हेल्प कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मेरा रेस्टोरेंट चल रहा है ना, मेरा घर में तो रोटी है, अगर कोई अच्छे से करना चाहता है वो अपना कर ले, मतलब तो कि अगर अपना ब्रांड बनाते हो तो अपना ब्रांड बनाओ, ऑब्वियसली अपना ब्रांड इज ऑलवेज बिगर देन वेयर्स द फोक या कोई भी XYZ ब्रांड, ऑलवेज बिगर। और मेरा हमेशा मन होता है कि कोई अगर करना, मेहनत से करना चाह रहा है तो अपना कर ले, मतलब मुझे उस केस में कुछ नहीं चाहिए, कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए, कोई कमीशन नहीं चाहिए, कोई कंसल्टिंग नहीं चाहिए। अगर दोस्ती यारी में पूछ रहा है, दोस्ती यारी में सब कुछ देने को तैयार हूँ। मतलब अब मैं, आप मानो कि बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स जो बिल्कुल नए आए और हमारे क्या सेंट्रलाइज रेट्स होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, जैसे वेंडर डील्स होती हैं हमारे पास, जहाँ पे हमारे पास सेंट्रलाइज अप्रूवल्स होते हैं प्राइसिंग के। क्रीम की बात करें, अगर मान लीजिए आपको 10 रुपये मिल रही है एग्जाम्पल के लिए, तो मुझे शायद वो 8.5 रुपये मिल रही है, बिकॉज ऑफ दी बल्क आई एम बाइंग। तो मैं उस रेस्टोरेंट से कहता हूँ यार तू एक काम कर, तू मेरे से बाय कर लिया ना 8.5 रुपये में, तुझे लेना ही है ना, तू मेरे से ले ले, थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा तो मैं सेम डील तेरी करा दूंगा वेंडर से, कि तू सर्वाइव तो कर। आदमी को लगता है कि कंपटीशन के आने से मेरा धंधा कम होगा। जब मैंने फूड ट्रक स्टार्ट किया था तब मेरी एवरेज सेल रोज की आती थी 7,000-8,000 बैक इन 2020, वो है अब 70-72-75, सीजन में 80-85-90 रोज की। ये सेल्स बढ़ने, सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ी हैं, रेस्टोरेंट्स भी बढ़े हैं। जब भी रेस्टोरेंट्स बढ़ते हैं ना, मतलब अगर अकेला मैं कर रहा हूँ तो एक लिमिटेड ऑडियंस को ही केटर कर पाऊंगा, मेरे साथ 10 रेस्टोरेंट्स और आ गए तो ऑडियंस टैम बहुत बड़ा हो जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं, लेट्स से मार्केट में हूँ मैं एग्जांपल के लिए, मेरे बगल में पिज़्ज़ा की दुकान खोलूंगी, मैं पिज़्ज़ा केटर नहीं करता हूँ। अब फैमिली पिज़्ज़ा खाने आई, उनके बच्चे को पिज़्ज़ा खाना है, माँ बाप को तो रोटी सब्जी चाहिए,
वो कहा यार तू यहाँ से पिज़्ज़ा खा ले, मैं यहाँ से रोटी खा लेता हूँ। लेट्स से कोई अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट या इंडियन फूड ट्रक आ गया, मैं भी इंडियन बेच रहा हूँ, वो भी इंडियन बेच रहा है, या मैं मुगलाई बेच रहा हूँ, वो मुगलाई बेच रहा है, अगर वो बहुत अच्छा है ना तो मैं अपने टोज पे रहूँगा, मैं कहूँगा मुझे इससे बेहतर करना है यार, कि ये तो खा जाएगा मेरा धंधा ऐसे। तो अब क्या है, अब हेल्दी कंपटीशन होगा। मैं प्राइस कटिंग में बिलीव नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं दाल मखनी 220 की बेच रहा हूँ ना, मैं 240 की बेच रहा हूँ, और क्रीम डालता हूँ और मक्खन डालता हूँ और बढ़िया से बनवाता हूँ, दूध में पकाता हूँ, रात में पकेगी। तो मेरा कॉन्सेप्ट है कि यार अंडर कटिंग मत करो, प्रोडक्ट बेहतर करते चले जाओ। अगर कोई आ रहा है मेरे डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में तो अच्छा है कि मैं सैचुरेट नहीं हो रहा। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ये भी देखोगे जो सैचुरेशन में मारे जाते हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे शहर में भी है, आपके शहर में भी है, जो चलते ही आए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया बट कुछ अच्छा भी नहीं किया, बस वो खत्म होते 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 हो गए। कोई बड़ा ब्रांड आया किसी दिन खा गया उनको, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कोई चाप की दुकान बहुत चल रही थी, वो चलती रही, वो वैसे ही गंदी संदी चाप गंदे संदे तंदूर पे बेचता रहा, उसने कभी स्टील के बर्तन नहीं रखे, उसने कहा चल तो रहा है चल तो रहा है, वो चल तो रहा है में ही खत्म हो जाता है। सैचुरेशन चाहे फूड इंडस्ट्री में किसी में भी हो, मेंटल सैचुरेशन आ जाए, फिजिकल सैचुरेशन आ जाए, वो सबसे ज्यादा आपको किलर जो है सबसे बड़ा वो सैचुरेशन है, कि वो अक्सर 5-10 साल बाद कंप्लेसेंट हो जाता है आदमी, यार चल तो रहा है, मुझे क्या जरूरत है करने की। ये आपकी इंडस्ट्री में भी होता होगा, कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने चेंज ही नहीं किया, आइटरेट ही नहीं किया, कुछ बदला ही नहीं, तो अब वो धीरे 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 खत्म ही हो गए, वो दिखे ही नहीं कि कहाँ चले गए, रेलेवेंसी खत्म हो गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया, उन्होंने कुछ नया किया ही नहीं, कुछ बदला ही नहीं, तो उनकी रेलेवेंसी खत्म होती चली गई। वो सेम चीज़ रेस्टोरेंट के साथ है, कुछ कुछ आपको बदलना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ बेहतर करना पड़ेगा। वो ओवरनाइट ना हो, ऐसा नहीं हो कि कस्टमर को झटका लग जाए, बट वो एक्सपीरियंस धीरे 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 बेहतर होता चला जाए। जैसे हमारे केस में हम लोग जो फूड ट्रक वाला हमारा आउटलेट है, उस केस में हम क्या कहते हैं कि हमारे हर मेन्यू के ऊपर QR है। आप अपनी गाड़ी में बैठे हो, आपको हर बार वेटर को नहीं बुलाना है, आप तो सीधा स्कैन कीजिए, ऑर्डर कीजिए, मेरे पॉस्ट पे बजेगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा, आप गाड़ी नंबर डालना है आपको, आपकी गाड़ी में अगले 10 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाएगा। आपने हॉर्न नहीं बजाया, छोटू छोटू नहीं चिल्लाया, आपने ये नहीं बोला, उसके अंदर और सारे ऑप्शन है, उसके अंदर पानी का ऑप्शन है, नैपकिन का ऑप्शन है, बिल का ऑप्शन है, कि आप स्कैन करके आप ये कह सकते हो मेरे को पानी दे दे, मेरे को बिल दे दे, मेरे को नैपकिन दे दे। तो इसमें हर बार उसको छोटू नहीं चिल्लाना पड़ रहा, उसकी सर्विस बहुत तेज हो गई। मुझे पता है मुझे गाड़ी पे कब भेजना है, जब उसका बंदे का खुद आ जाए, वो भी अपनी प्राइवेसी दिखा रहा है। हर 10 मिनट बाद मेरा लड़का जाके नहीं पूछ रहा कि सर रोटी और लगवा दूँ, सर नान और लगवा दूँ। अक्सर जो होता है ढाबों पे या स्ट्रीट फूड में कि सब कुछ ना वो परेशान करता रहता है, खाने दे यार, खाने खाने आए हैं। ऐसे ही हमने रेस्टोरेंट के साथ किया अपने, जैसे हमारे रेस्टोरेंट के अंदर वेटर कॉलिंग डिवाइसेज है, मैं उसकी फोटोज आपको भेजूंगा और उसकी वर्किंग वीडियो भी भेजूंगा इनफैक्ट। तो उस केस में क्या है कि हमारे रेस्टोरेंट में तकरीबन 35 टेबल्स हैं, जो बड़ा रेस्टोरेंट है 120 कवर वाला, तो 35 से 38 टेबल्स है। हम 38 टेबल तक हर वेटर को लगाना, या तो मैन पावर बहुत ज़्यादा लगाइए, मेरी कॉस्ट बढ़ती है उसमें, बावजूद उसके भी सर्विस कंप्लेंट्स आती ही आती हैं। तो हमने क्या किया, हर टेबल पे अपने पॉस से कनेक्टेड एक डिवाइस रख दी। ये पूरी तरीके से ब्लूटूथ कनेक्टेड है, मतलब एंटीनास लगे हुए हैं जगह जगह, तो वो पहले एंटीना पे रिले करती है, एंटीना रिले करता है उसको सिस्टम पे हमारे पॉस के ऊपर। उसके अंदर 3 ही ऑप्शन है, इतनी बेसिक डिवाइस है, बहुत स्टडी, आप फेंक के मार दीजिए वो टूटनी नहीं है, वो कुछ नहीं होना, उसमें पानी गिरा दो, पूरी IPC6 प्रोटेक्टेड है। उसमें वेटर कॉलिंग है, मतलब उसको वेटर कॉलिंग डिवाइस कहते हैं, WCD। तो उसके अंदर वेटर कॉल का बटन है, बिल का बटन है, वाटर का बटन है, खत्म। बहुत बेसिक है, आदमी को यही 3 चीज़ें जरूरत होती है, या वेटर बुला लो, रीऑर्डर कुछ करना है, अब खुद ऑर्डर करना है, आपको वेटर भी नहीं बुलाना, तो स्कैन करके ऑर्डर कर दो कि आपके टेबल पे अपने आप आ जाएगा। आपको पानी चाहिए, अक्सर पानी चाहिए होता है, आदमी ढूंढ रहा होता है कहाँ गया, अरे बेटा छोटू, अक्सर ऐसे ही करता है और वो परेशान होता है उस टाइम पे। फिर वो वेटर क्या करता है, पहले उसकी टेबल पे आएगा कि सर क्या चाहिए, पानी चाहिए, अब वो पानी लेने जाएगा, अब वो पानी लेके आएगा। इस बीच में उसको मिर्ची जो लगनी थी वो लग गई, अब उसने कहा कि वाटर चाहिए, उसने सीधा क्लिक किया तो अब वो सीधा वाटर स्टेशन पे जाएगा, पानी लेके ही टेबल पे पहुंचेगा। आप सोचिए कितना मूवमेंट बचा, सर्विस कितनी तेज हो गई, और मेरे मैन पावर्स कितने बच गए, मतलब जो मेरे मैन आवर्स लग रहे थे, जो आदमी जा रहा था 2 मिनट जाने में, 2 मिनट आने में, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा था, उसको मिर्ची लगी रही थी, वो सब बच गया। तो ये सारे फैक्टर्स है, छोटी छोटी चीजें यार, मतलब खाने की लाइन में कुछ भी बड़ा नहीं चाहिए। आप अक्सर देखोगे जितने बहुत पुराने ब्रांड्स है कुछ बड़ा नहीं कर रहे, बस वो सब ठीक कर रहे हैं, सब अच्छा सा कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कर दे रहा कि कुछ किसी ने बहुत मेगा स्केल पे कुछ कर दिया हो तब वो बहुत बड़ा बना है, कोई भी ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे ये छोटे ब्रांड्स हैं तो मैं चाहूँगा भी, छोटे मतलब पुराने हैं बट सिंगल आउटलेट ब्रांड्स हैं, तो मैं चाहूँगा इनका नाम लूँ और ज़्यादा प्रमोट हो, ये अच्छा लगता है हम लोगों को भी। तो जैसे दिल्ली में मैं रहता हूँ, मुझे अगर पाव भाजी खानी है तो मुझे मॉडल टाउन ही जाना है, वहाँ अर्जुन की पाव भाजी मिलती है एक मॉडल टाउन 3 के अंदर, वो इतनी बेहतरीन पाव भाजी है, मुझे वैसी दिल्ली में नहीं मिलती। मुझे क्या वो सब्जेक्टिव हो सकता है बट मुझे पर्सनली उसी की पसंद है। और अलग से मैं ईस्ट दिल्ली रह रहा हूँ तो मैं 20 किलोमीटर ड्राइव करके जा रहा हूँ, 100 रुपये की पाव भाजी खा रहा हूँ, 500 रुपये का तेल जला रहा हूँ, बट मुझे खानी है तो खानी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहाँ पे जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बहुत टाइम से रेगुलरली अच्छा बना रहे हैं। आपके अवंतिका में एक शुभम सूप कॉर्नर है, वो 20 साल से सूप बेच रहे हैं, सिर्फ सूप बेच रहे हैं। अब उन्होंने कुछ तंदूर वगैरह भी करना शुरू किया है पिछले 3-4 सालों से, और इसकी मैं कहानी भी बताता हूँ आपको इसके बाद। तो वो सूप बेच रहे हैं, 20 साल से सिर्फ सूप बेच रहे हैं। आज उनके पास दुनिया में जितना अच्छा पैसा हो सकता है, आदमी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट जॉब में भी शायद उतना नहीं कमा पाएगा, उससे ज़्यादा है। घर है, गाड़ियाँ हैं, बच्चे कनाडा पढ़ रहे हैं, मतलब बेस्ट फैसिलिटीज जो अपनी फैमिली को दे सकते हैं वो दे सकते हैं, और दिए उन्होंने सिर्फ सूप बेच के।
सूप कितना 40 रुपए 70 रुपए, कोई और प्रोडक्ट नहीं, बट सूप इतना अच्छा कंसिस्टेंट है, 20 साल से सेम सूप आ रहा है। आज भी वो आदमी सुबह अपनी गाड़ी से टमाटर खरीदने जाता है, मतलब वो इतना पर्टिकुलर है। वो कहता है कि सूप का, टोमेटो सूप का सबसे बेस प्रोडक्ट ही टमाटर है। तो वो कह रहा है टमाटर ही गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कि वो चाहे तो आज दुनिया भर का स्टाफ लगा सकता है, बट वो कहता है टमाटर तो मैं खुद खरीद के लाऊंगा। टमाटर मुझे पता है कि ऐसा देसी होना चाहिए, ऐसा हाइब्रिड होना चाहिए, ये फ़ायदा मिलता है उन लोगों को। और अब मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि हमारी कैसे कनेक्ट होती है इनसे। कि जब हम लोगों को वेस्ट द फोक स्टार्ट करना था तो हमें ये था यार तंदूर करना है, बट दिल्ली जैसा तंदूर करना है, मुझे सोया चाप, चूँकि हम लोग यहाँ हमेशा से रहे हैं और यहीं की खाई है, इस दिल्ली में तो और बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो थोड़ा सा बाद में आई। उस तरफ तो लोग बहुत पहले से दीवाने थे, गीता कॉलोनी की बहुत फेमस ही है, दिलशाद गार्डन और ये सब जगहों की। हम लोग यार वैसा टेस्ट नहीं बन पा रहा। हम लोगों ने खूब फूड ट्रायल्स कराए, मेरा फूड ट्रक आने के बाद एटलीस्ट 3 महीने फूड ट्रायल चले, मतलब दिल्ली से ही बन के गया था मेरा पहला फूड ट्रक। और उसके बाद 3 महीने तक सिर्फ ट्रायल्स कराए, जहाँ मैं बैठ के स्टाफ को सैलरी दे रहा था कि तुम खाना तो दिल्ली जैसा टेस्ट ही नहीं आ रहा। मेरे इनसे कोई कनेक्शन निकला, ये शुभम सूप कॉर्नर वालों जिनकी मैं बात बता रहा हूँ, तब तक इन्होंने तंदूर वंदूर चालू कर लिया था, बहुत बढ़िया बेच रहे थे। मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं लड़का भेज रहा हूँ, एंड ही वाज सो हम्बल, मैंने कहा भेज दे यार। मैंने लड़का भेजा, उन्होंने 1 रुपये चार्ज नहीं किया, उसको पूरा काम सिखाया, रहने का इंतजाम दिया, 15 दिन वो तकरीबन यहाँ रहा, खाना पीना, और रोज के उसे पैसे देते थे अलग से खर्च करने के लिए कि ये ले 200 रुपये ले, तू अपना खा पी यहाँ पे मौज कर। क्यों करेगा कोई, मतलब उनको क्या मोटिव है, ना मैं उनको पैसा दे रहा हूँ ना मेरी कोई रिश्तेदारी है, बट आदमी जनरली अच्छा है। हम लोग मांग के तो देखे। तो सोचो कि मैंने कार्ड से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, मेरा एक बंदा ट्रेन होकर वापस गया, उसने मेरी पूरी टीम को ट्रेन किया, और सोया चाप हमारी एक लेवल, जैसे मैंने बताया मुगलाई हमारा एक लेवल पे बिकता है, कि अगर मेरी 70,000 रुपये की सेल है तो उसमें 35,000 सिर्फ मुगलाई की है, जो सिर्फ 2 लड़के बना रहे हैं। वो टेस्ट यही लोग लेकर आए थे, इन लोगों ने स्टार्ट किया था। तो कनेक्शन तार कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं, आप कहीं कोई ना कोई चीज़ आपको काम आ ही जाएगी। तो कंसिस्टेंट प्रोडक्ट दीजिए, अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, और अच्छी नीयत से खिलाइए। जब आप खाने की बात करें ना, जैसे मैं करता हूँ, तो मेरे खुद मुंह में पानी आने लगता है, सामने वाले के भी आए, तब आप खाने की सही बात कर पा रहे हो, तब आप खाना सही समझा पा रहे हो। खाना सिर्फ खिलाना नहीं, पेट नहीं भरना है। कोई आपके यहाँ कोई भी आ रहा है सिर्फ पेट भरने नहीं आ रहा, उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं उससे। हो सकता है उसके बच्चे का बर्थडे उस दिन, हो सकता है उसने कोई चीज़ अच्छी अचीव करी हो, तब आपके पास आ रहा हो, तो वो एज अ एक्सपीरियंस उसके लिए बड़ा अच्छा हो जाए यार। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी को एक्स्ट्रा ग्रेवी मांग रहा है तो उसको चार्ज करना है, दे दो यार, क्या जा रहा है। कोई 1 पीस पनीर टिक्का का मांग रहा है रेगुलर है, दे दो, क्या जा रहा है। मतलब आपके लिए आप लॉयल्टी कॉस्ट समझ लो उसको, कि ठीक है भाई आप लॉयल्टी एक तरीके से बाय कर रहे हो उसकी, उस एक पनीर टिक्के के पीस में, और उसे पता है यार एक पनीर टिक्का वहीं थोड़ी सी ग्रेवी वो लोग एक्स्ट्रा डाल देते हैं, कि हम लोग 3 की जगह 4 लोग जाते हैं तो हो जाता है एक ही प्लेट के अंदर, एक्स्ट्रा नहीं लेनी पड़ती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब यही आत्मा है एक रेस्टोरेंट की, यही नहीं मरनी चाहिए। कॉर्पोरेट में जाने के बाद यही मर जाती है। तो अभी मेरी लर्निंग्स क्या क्या आई है, उसके बाद ऑडियंस की तरफ चलते हैं। पहली बड़ी लर्निंग, फूड ट्रक में मार्जिन्स आई है, तो स्टार्टिंग करने के लिए अच्छा है। नूडल्स अगर आप चाइनीज से शुरू करो तो प्रेफरेबली अच्छा रहेगा, बट मेरी एक और लर्निंग निकल के आई है कि आप तंदूरी शुरू करो, और अगर आप कियोस्क भी शुरू करोगे तो हाई चांसेस है कि आपके सक्सेसफुल होने के, क्योंकि इन्होंने बताया मार्जिन जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है और जहाँ मार्जिन भी निकल के आ रहे हैं वो हमारा तंदूर है। एक अच्छी आपने एक और नई लर्निंग दी है, वो दी है मेन्यू इंजीनियरिंग। आपने बातों बातों में दे दी। आपने बताया कि बंदा जब आता है पहली बार वो ट्राई करता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा आइटम लेता है, फिर बड़ा आइटम लेता है। तो अगर हम मेन्यूज को भी इस तरीके से बनाए, स्टार्टिंग यही ना हो कि हम कोई भी कुछ बना रहे हैं तो 250 रुपये 300 रुपये स्टार्ट हो रहा है। एक एंट्री पॉइंट हो, अगर आप चाइनीज वैन ही चला रहे हो तो एक एंट्री पॉइंट हो 30 रुपये का, 35 रुपये का बर्गर, फिर कुछ उससे ऊपर 80-90 रुपये की आइटम हो। हाँ ठीक बात, धीरे धीरे बढ़े हो। तो ये मेन्यू इंजीनियरिंग का बहुत बढ़िया आपने कंसेप्ट दे इसमें दिया। मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा, सॉरी आई एम कटिंग यू इन, कि हम लोग एक गलती रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट ओनर्स प्राइमरीली, वो जो इंडिविजुअल आउटलेट्स रन कर रहे हैं या बहुत सारी फ्रेंचाइज भी ये गड़बड़ करने लगी हैं अब, कि वो भयंकर बड़ा मेन्यू दे देती हैं। पता नहीं उनको क्या मजा आता है, उनको लगता है कि उनके पास दुनिया भर की शक्ति है, वो पिज़्ज़ा भी खिला लेंगे एक रेस्टोरेंट में, बर्गर भी खिला लेंगे, सैंडविच भी खिला लेंगे, तंदूर भी दे देंगे, चाइनीज भी दे देंगे, इंडियन भी दे देंगे, बेवरेजेस भी पिला देंगे, कॉफी भी बहुत अच्छी पिला देंगे, को तो चाट भी लगा देंगे बाहर। और ये सब हो कितने से रेस्टोरेंट में रहा है, 1000 स्क्वायर फीट के रेस्टोरेंट में। तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर है। आप हल्दीराम बनने की कोशिश मत कीजिए। हल्दीराम ने 50 साल लगाए हैं, वो तब जाके हल्दीराम बनाए। हर रेस्टोरेंट जो हल्दीराम बनने की कोशिश करेगा वो नहीं बन पाएगा। तो आपको बॉटम बॉक्सिंग एक टर्म है जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ, बहुत ज़रूरी है। हमारा हर 3 महीने में मेन्यू रिवाइज होता है, हर 3 महीने में। इसमें हम बॉटम बॉक्सिंग करते हैं, हम लोग डेटा निकालते हैं, नीचे के 5% आइटम जो नहीं बिके हटा दो मेन्यू से हटा दो, आदमी को ऑप्शंस कम कर दो, उसकी क्लैरिटी आ जाती है कि उसे क्या ऑर्डर करना है। आपकी इन्वेंट्री कंपैरेटिवली कम हो जाती है, आप कम चीज़ें अब आपको केटर करनी है, तो जो केटर करनी है वो बेहतर केटर करनी है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ आपको महीने में सिर्फ 4 बार बनानी है तो अच्छी बनेगी ही नहीं। और जिस आदमी ने वो 4 बार खाई या 4 लोगों ने खाई, वो कहेगा यार यहाँ का खाना बहुत बेकार होता है, क्योंकि उसने वही आइटम खाया। वो आप, उसकी गलती भी नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप बना ही नहीं रहे, तो आपके लड़के का भी यहाँ सेट नहीं है उस आइटम पे, आप भी जुगाड़ कर रहे हो।
तो बॉटम बॉक्सिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप हर 3-4 महीने 6 महीने में जब भी आप मेन्यू रिवाइज करते हैं अपना, तो बॉटम बॉक्सिंग कीजिए, मेन्यू छोटा करते चलिए। एक मेन्यू में अगर आप, जैसे हम लोग तो मल्टीपल कुजीन सर्व कर रहे हैं, तब जाके मेरे पूरे मेन्यू में 50-55 आइटम 60 आइटम है, बस उससे ज़्यादा है ही नहीं। कोई ज़रूरत नहीं है यार, मतलब कोई आपका पनीर दो पसंदा, पनीर दो प्याजा कुछ नहीं खा रहा, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर बटर मसाला रख दो। स्ट्रीट फूड की बात करूँ, रेस्टोरेंट में जा रहा है तो आपको ऑप्शन चाहिए ऑब्वियसली, बट अगर मैं स्ट्रीट फूड की बात करूँ या बहुत छोटे QSRs की बात करूँ, तो बहुत बेसिक ऑप्शंस रखिए। हमारे तंदूर के मेन्यू में खींच के 10 आइटम्स है, 10-12 आइटम्स, मतलब नॉनवेज को मिला लें तो 15-16 बस। इसमें सारा पनीर, सारी चाप, सारा मशरूम, सारा चिकन, सब कुछ है, सीख कबाब वगैरह सब मिला के 16 आइटम है। इन सब के 16 आइटम में 35,000 रुपये की सेल है। तो बॉटम बॉक्सिंग हर 3-4 महीने 6 महीने में ज़रूरी है। पता नहीं लोग को क्या मज़ा आता है कि दुनिया जहान का मेन्यू वो एक जगह से केटर करना चाहते हैं। आप ही नहीं जाते हो यार, कोई भी नहीं जाएगा कि एक जगह जहाँ सब कुछ मिल रहा है वो सब कुछ एवरेज ही मिलेगा, कुछ अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो अपनी कुजीन सेट करके चलिए, यार मैं ये अच्छा बनाता हूँ, यही बेचूंगा, कम बेचूंगा, नंबर ऑफ आइटम्स कम करूंगा, तो अपने आप वो चीज़ अच्छी बन के आएगी, तो बार बार रिपीट होगी। और लास्ट लर्निंग यही थी जो आपने बोला थोड़ा सा, कि मेन्यू को छोटा रखा जाए। जैसे अगर आपने 2 स्टोरीज, जैसे अपने अपने रिलेशन की भी बात बताई कि मैं सूप पीता था, सूप के बारे में बात करी, आपने किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करी। तो एक ही प्रोडक्ट है जो हीरो प्रोडक्ट है। पाव भाजी में भी आपने ये बात करी, मेरे को अगर चिकन खाना है तो मुझे अशोक का चिकन बहुत पसंद है, सिर्फ वही बेचता है और कुछ नहीं बेचता, सिर्फ चिकन बेचता है, मटन बेचता है जो कि शायद 2 घंटे में खत्म हो जाता है पूरे दिन में, और शायद बिरयानी बेचता है ओकेजनल दिन पे। और अक्सर बस जितने रेस्टोरेंट्स देखोगे ना, जो कल्ट रेस्टोरेंट्स हैं, उनके मेन्यू, जैसे झांसी में अब हम लोग एक नया ब्रांड एक और लॉन्च कर रहे हैं चाट का, जो एक्सक्लूसिवली चाट का है। वो हम थोड़ा सा, जैसे हमारा यहाँ पे टिकट साइज ज़्यादा होता है, तो हम कम टिकट साइज को भी कैटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक WTF चाट के नाम से लॉन्च कर रहे हैं। उसमें आप कोइंसिडेंस देखिए कि पहला आउटलेट आदमी अक्सर अपना खोलता है, 2-3 आउटलेट खोलता है, फिर उसके बाद फ्रेंचाइज करना शुरू करता है। इस केस में हमारा पहला आउटलेट फ्रेंचाइज है, तो हमारे पे प्रेशर भी ज़्यादा है कि उसका कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग चाट कर रहे हैं और चाट में हमारा एक कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर भी नहीं है, बॉस है वो, मतलब कॉम्पिटिटर तो हम लोग पागल है जो कहेंगे, वो बॉस है वहाँ का, नारायण चाट करके, 70 साल पुराना ब्रांड, गजब की चाट, सब्जेक्टिव है, वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छी भी है। और गिनती के 6 प्रोडक्ट्स, 25 रुपये से शुरू होता है, 70 रुपये मेन्यू खत्म हो जाता है। वो क्या ऐड नहीं कर सकता क्या उसके पास? मतलब वो 1 लाख रुपए शायद सेल कर रहा हो या उससे भी ज़्यादा कर रहा होगा, इतने छोटे टिकट साइज पे सिर्फ चाट बेच के। एक आउटलेट है उसका अच्छा ठीक सा, और एंड ऑफ द मार्केट, कोई लोकेशन, आदमी कहता है कि लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, एंड ऑफ द मार्केट जहाँ रोड खत्म हो रही है, आदमी सिर्फ उसके लिए जा रहा है। सिर्फ 5 प्रोडक्ट और गजब की सेल, गजब की भीड़ और अच्छा रिव्यूज, लोगों को पसंद आता है, चलता है। तो जब वो आदमी को 70 साल में नीड नहीं लगी और आइटम बढ़ाने की, तो भाई तुम लोग को क्यों लग रही है कि हम 300 आइटम का मेन्यू लॉन्च कर दे? अक्सर मेरे पास भी नहीं फ्रेंचाइजी इंक्वायरीज आती हैं, हम सीधा मना कर देते, वो कहते सर इसमें सैंडविच तो है ही नहीं, इसमें बर्गर तो है ही नहीं, इसमें ये तो है, हम करते ही नहीं। नहीं सर फिर कैसे चलेगा? उन्हें साहब जिसकी है आप उससे ले लो, हम तो आप कहोगे तो हम भी नहीं चला पाएंगे, हम ही आपसे आज ही हाथ जोड़ ले रहे हैं कि आज हम करने लगे, 6 महीने बाद आप कहोगे हमारे मेन्यू में बर्गर डाल दो, हमारे मेन्यू में सैंडविच डाल दो, तो हमारे बस की नहीं है। या तो पूरा रेस्टोरेंट करो भाई, हमें किचन दो उतनी बड़ी कि हम अच्छा प्रोडक्ट दे पाएँ, उतना स्टाफ रखो, उतना फिर आपके लिए ROI होना चाहिए, गेस्ट उतना आए तब तो मतलब है, नहीं तो जरूरी नहीं। अब छोड़े, यही मतलब मेरी लर्निंग यही है कि मतलब 50 भी आइटम्स ना शुरू करके 4-5 हीरो आइटम्स बनाओ और उसी में छा जाओ। और फूड ट्रक में अगर आपने 4-5 हीरो आइटम्स बनाओगे तो आप छोटा भी बना सकते हो, केपेक्स भी कम होगा, स्टाफ भी कम चाहिए होगा, और जितनी इन्होंने गैप्स बताए उसको फुलफिल करना जरूरी है। वो एक मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उन गैप्स के ऊपर तो ध्यान दे रहे हो। छोटी छोटी चीजें हैं बस, उसी से ठीक। अब आ रहे हैं ऑडियंस की तरफ, ऑडियंस के क्वेश्चन देते हैं। तो मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरे भाई ने भी 1 साल पहले एक रेस्टोरेंट खोला था जो कि टायर 3 पे लोकेशन पे बेस्ड है, और वो मैकडी से प्रॉपर वो सीख के आया था कैसे बर्गर पिज़्ज़ा ये सब बन के आता है। अब इसने टायर 3 में अपने गांव में ही वो रेस्टोरेंट खोला और 1 साल बाद बंद हो गया। और लोकेशन अच्छी थी और बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं इंजीनियरिंग के, वो फ्रंट पे थे, जोमेटो से भी कर रखा था, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं आते। दिन भर की 400 से 500 रुपये ही सेल होती थी। जैसे उसने रेस्टोरेंट खोला था, अगर उस चीज़ को फूड ट्रक में अगर सेम लोकेशन पे करते तो क्या बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता? अगर सेम लोकेशन पे सेल्स नहीं आ रही है रेस्टोरेंट के अंदर, तो फूड ट्रक में भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। लेट्स से फूड ट्रक का थोड़ा सा फैट तो है, बट ऐसा नहीं होता कि 500 की सेल 5000 की या 50,000 की हो जाती, 500 की सेल 1000 की हो जाती, 800 की हो जाती। बट फूड ट्रक के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप उसे टो करके कहीं और ले जा सकते हो। उन्होंने जो आपके भाई ने जो रेस्टोरेंट खोला, वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 5 लाख 10 लाख 15 लाख जो भी लगाया, एक 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए लगाए, वो 4.5 लाख रुपए जीरो हो गए। मतलब वो लास्ट में चीज़ तौल के भाव से बिकती है। हाँ वो इक्विपमेंट बचे, वो कुछ 80-90 हज़ार रुपए का सेल के लिए बोला तो है ऐसे। तो फूड ट्रक्स के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसको बहुत इजीली हम लोग मूव कर सकते हैं, चाहे वो ट्रक हो चाहे वो ट्रेलर हो, इनफैक्ट वो कियोस्क भी हो।
अगर वो कियोस्क है और वो किसी जगह पे ग्राउंडेड, मतलब स्टेशन इस तरीके से नहीं है कि हमने उसे कुछ ग्राउट वगैरह करा रखा है, तो उसको भी बहुत कंफर्टेबली क्रेन से उठा के ले जा सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं अक्सर, चाहे कितने ही बड़े ब्रांड्स हो, QSRs हैं उसके अंदर, बहुत सारे बर्गर के ब्रांड्स हैं जो मेट्रो स्टेशन पे अच्छे हाई स्ट्रीट जहाँ पर है, वो बजाय कि आउटलेट लेने के वो कियोस्क लगाना प्रेफर करते हैं, कि उनको ही पता है कि जस्ट इन केस नहीं चला तो कियोस्क तो हम आज क्रेन से उठाएंगे, कल को कहीं भी रख देंगे, और नहीं भी रखेंगे तो उसकी एसेट वैल्यू तो बनी रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए बीच में मान लीजिए कोरोना आ गया, कोरोना में आपकी रेंटल वैल्यू सेम बनी रही, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेम थी, आपको देना ही है एक मिनिमम, आपका अगर 5 करोड़ का कनेक्शन है आपको बिल देना ही देना है। आपको आपका रेंट लेट से 40,000 रुपये है, वो कम कर देगा, 30 कर देगा एक बेसिक कर्टेसी में, 20 कर देगा, बट 20 तो देना ही है ना। आप कहाँ से दोगे जब आपको जीरो रेवेन्यू है? फूड ट्रक के केस में कुछ नहीं है, अगर आप इट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी हो तो आपका रेंटल उतना कम है, और आप गवर्नमेंट लैंड पे तो वैसे कोई नहीं मांगता, ताला लगाइए, इलेक्ट्रिसिटी का रिचार्ज ही मत कराइए, अपने आप कट जाएगी, आप टेंशन फ्री होकर घर पे सोइए, कोरोना खत्म होने का इंतजार कीजिए, और कोरोना के बाद वापस स्टार्ट कर लेंगे। और अगर वो लोकेशन किसी वजह से खराब होती है तो आप बहुत कंफर्टेबली उसको मूव कर सकते हो। मेरा प्राइम मोटिव, मैंने बड़े रेस्टोरेंट चलाए हैं उससे पहले, मतलब बड़े से मतलब जो मेगा इन्वेस्टमेंट्स के साथ होते हैं। मेरा मेन ब्रांड जो है बेकर्स फैक्ट्री, ये भी झांसी बेस्ड ही है, एंड दिस इज अ बिग बिग ब्रांड। इसके अंदर रेस्टोरेंट है, बेकरी है, कमर्शियल ब्रेड प्रोडक्शन है, यहाँ पे हम लोग बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं। तो यहीं से लर्निंग्स लेके, मतलब मैं चाहता था और इससे बड़ा रेस्टोरेंट कर सकता था, बट यहीं से लर्निंग लेके कि 2 करोड़ का रेस्टोरेंट छोड़ के मैं 20 लाख रुपए के फूड ट्रक में आया। बट फूड ट्रक भी अच्छा होना चाहिए, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही झब्बर सा लगा दें कि बहुत सस्ता बनवाने के चक्कर में डब्बा ले आए तो आपको क्राउड ही नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छे क्राउड को कैटर करना है तो आपको अच्छी चीज़ भी देनी है, उनको हाइजीनिक देखना चाहिए, एसएस वॉल्स होनी चाहिए, कॉस्टली है। मतलब फूड ट्रक की कॉस्ट कोई डब्बे की नहीं है, उसके अंदर इक्विपमेंट्स की, अच्छी रेंजेस की, स्टील क्लैडिंग की, अच्छे एग्जॉस्ट की, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। अगर आप ये नहीं करोगे तो अच्छा स्टाफ नहीं ला पाओगे। आप कितना ही मतलब आप बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन पर खड़ा कर दो अपना डब्बा, अगर वो दिख अच्छा नहीं रहा, उसमें काम अच्छे से नहीं कर सकते तो अच्छा स्टाफ नहीं आएगा, अच्छा स्टाफ नहीं आएगा, आपको अच्छा टेस्ट नहीं मिलेगा। तो फूड ट्रक का एडवांटेज तो है कि आप लोकेशन शिफ्ट कर सकते हो, मतलब मेजर एडवांटेज है इनफैक्ट। देखो मेरे को जो समझ में आया फूड ट्रक के मेजर एडवांटेजेस क्या है, एक मूव कर सकते हो, दूसरा आपका केपेक्स कम है, ठीक है, और आपकी रिकरिंग जो कॉस्ट है वो भी कम है, जिसके चक्कर में आपके मार्जिन बढ़ गए हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन पूरा का पूरा किया जा सकता है। और लुक ना अलग है, नॉर्मल रेस्टोरेंट एक सेम बर्गर बेच रहा है, एक यहाँ से बर्गर बिक रहा होगा तो बंदा एक बार को ट्राई कर लेगा, अगर फिर माल वाल ठीक होगा तो बंदा रिपीट भी कर लेगा। तो बस, तो जैसे आपका केस था, तो मेरे हिसाब से वो केस और भी रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब मैंने अभी बहुत सारी फूड वाली वीडियो कर ली, शायद हो सकता है प्रोडक्ट ही आपने गलत चॉइस किया उस लोकेशन के लिए। वो किस टाइप का कॉलेज है, उस कॉलेज में बच्चों की कैसे डिस्पोजेबल इनकम है, और कॉलेज वाले एरियाज में मेरे को ऐसा लगता है दिल्ली में, मतलब मैं को वो जगह ही नहीं पता, वहां पे रोल बहुत बिकते हैं। आप रोल, पनीर रोल, चिकन रोल, क्योंकि वो क्या है, वो मूव होता है, तो सीधा पकड़ा, खाते हुए निकल गए, क्लास में भी ले गए, रूम पे लेके जाना है वो भी ले गए। पिज्जा, जैसे इन्होंने बोला, इंडियंस है ना, रोज पिज्जा नहीं खा सकते, रोज बर्गर नहीं खा सकते, तो शायद ये रीजन भी हो सकता है। तो इसके लिए वही मैं तरीका बताऊंगा, वहां अगर जोमेटो है तो जोमेटो डाइट/फ्रेंड्स पे जाओ, लोकेशन भरो, और वहां पे देखो क्या चीज ट्रेंड में कर रही है। मतलब एग्जांपल यही है, अगर डेटा पे जाया जाए, फूड ट्रक का फायदा वो था जो इन्होंने समझा दिया। दूसरी लोकेशन का इशू ये हो सकता है कि शायद हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन लोकेशन के हिसाब से सही नहीं करी, प्राइसिंग हमने लोकेशन के हिसाब से सही नहीं करी, कि अगर आपकी लोकेशन के अंदर ही फूड ट्रक लगा भी दे तो डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा सेल आएगी या कुछ होगा। तो होता है कि देखिए रेस्टोरेंट के अंदर आपका पहला एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आदमी पहली बार आया, उसको लगा यार थोड़ा सा महंगा है मेरे बजट के हिसाब से, वही अगेन सब्जेक्टिव है कि हो सकता है मुझे महंगा लग रहा हो, आपके लिए रीजनेबल हो, मुझे लगा महंगा है, मैं अगली बार रिपीट ही नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। अब आप चाहे अंदर 10 रुपये का आइटम बेच रहे हो। पर कॉलेज में मेरे को ऐसा लगता है, कॉलेज वाले बच्चों में ना, अगर रेट कम होता है और बढ़िया होता है ना, तो दोस्तों यारों को ले आते हैं। अगर लंबा रन करने के बाद भी रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है ना, तो वो गैप में प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। प्रोडक्ट गैप, बहुत सारी चीजें देखनी है आपको, टेस्ट भी देखना कि गड़बड़ तो नहीं हो रही थी, ओवरऑल एक्सपीरियंस ये भी हो सकता है। वही प्रोडक्ट गैप है मेरे हिसाब से, कोई प्रोडक्ट गैप नहीं है। और ट्राई करना है रेडी से ट्राई करो, सबसे बेस्ट। गाँव के अंदर रेडी थोड़ा रिलेटेबल भी रहता है। छोटे फूड कार्ट्स कर सकते हैं हम लोग, मतलब आजकल फूड कार्ट्स इतने रीजनेबल है, 50,000 लाख रुपए में आपको इतने अच्छे फूड कार्ट्स बने हुए मिल जाते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सप्लायर्स है, आप कहीं से भी शुरू कीजिए। एक हम लोगों ने इंपीरियल चाट करके एक ब्रांड 2018 में लॉन्च किया था, मेगा आउटलेट, बहुत बढ़िया बेहतरीन आउटलेट बनाया, खूब खूबसूरत, खूब पैसा लगाया इंटीरियर के अंदर, जिसकी वजह से भी मैं उसके बाद से फूड ट्रक्स करता हूँ। अच्छी लोकेशन, चाट में पहले दिन से 40-45 हज़ार रुपए की सेल आ रही थी हमारे पास, जो बहुत ही अच्छी सेल्स होती हैं, और टियर 2 के अंदर झांसी जैसे शहर में रह के। बट वहाँ मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी कि ओवर फीडबैक लेना और उसको तुरंत इंप्लीमेंट करा देना। आप आए,
साहिल भाई आए, उन्होंने कहा यार चाट में यार काली मिर्ची कम है यार तुम्हारी सॉल्ट में, ऐसा कैसे? अच्छा कम है बेटा, एक काम कर सॉल्ट में बढ़ा दे। अब बजाय कि वो साहिल भाई की डिश में बढ़ाने के, मैंने पूरी सॉल्ट में बढ़ा दी। कोई आया, उसने कहा यार हींग जीरा का पानी अच्छा रहेगा यार, तुम ये क्यों खट्टा क्यों बना रहे हो, पुदीना वाला क्यों बना रहे हो? एक काम कर, पुदीना हटा। बड़े साहब ने कहा हींग जीरा का कर दिए तो ज़्यादा खाते पीते हैं। इतनी बड़ी लर्निंग थी, मैंने कसम खाई थी जीवन में, मैं फीडबैक लूंगा तो उसको क्रिटिसिज्म की तरह सुन लूंगा, इंप्लीमेंट कराना नहीं कराना वो मेरा और डिसीजन, टीम का डिसीजन रहेगा। सबसे बड़ी गलती यही होती है रेस्टोरेंट्स की, अच्छी खासी चलती चीज को फीडबैक सुन के खराब कर लेते हैं। ये सबको लर्निंग दे रहा हूँ, ये खाली रेस्टोरेंट नहीं है, ये हर जगह के अंदर है। अभी हमने रिसेंटली अपनी ऐप निकाली, तो ऐप के अंदर ना लोगों के सजेशन आने शुरू हो गए, भाई ऐसा कर लो, भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। सब अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। क्या वो एंटरप्रेन्योर है, उनका बैकग्राउंड क्या है, पहले तो ये रोल प्ले करता है ना। अब मैं हर एक बंदे के लिए नए नए फीचर्स बनाने लग जाऊंगा तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। तो हम मेजर कैसे करें? तो हमारे पास तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है टेक। हमको डेटा बताता है ना सब कुछ। तो अगर मैंने वीडियो डाली और मैंने वीडियो के अंदर ऐप का स्क्रीन दिखाई थी, अब लोग कह रहे हैं भाई मजा नहीं आया, पहले वाला एक्सपीरियंस बढ़िया था, बेकार बेकार बेकार। अगर बेकार है तो रिटेंशन घटना चाहिए, मैथ्स ही है ना, रिटेंशन उतना ही बैठा है, तो इसका मतलब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर मैंने कहा यार हेट है तो हेट को सही करने के लिए थोड़ी सी थीम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने थोड़ी सी थीम चेंज करी, क्या रिटेंशन में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या वो एक डिफाइनिंग फैक्टर था? नहीं ना। तो मुझे रेस्टोरेंट का नहीं पता कि कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं, कि क्योंकि टेस्ट ना बहुत सब्जेक्टिव चीज है, कि मुझे टेस्टी लग रहा है, सामने वाले को नहीं लग रहा है, किसी को लग रहा है। बट ऐप के अंदर, टेक के अंदर तो मेजर कर सकते हैं इन सारी चीजों को। तो मैं सबको लर्निंग दे रहा हूँ ये सारी की सारी। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो स्टार्टअप फाउंडर्स करते हैं, क्योंकि मेरे साथ गलती क्या हो जाती थी, पहले जब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करे मैं सबकी बात सुन लेता था, पर फिर मैंने बाद में रियलाइज किया मेरे को तो बच्चे देख रहे हैं, 18-19 साल के बच्चे देख रहे हैं, कुछ 90% ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्होंने आज तक कभी टेक प्रोडक्ट बिल्ड ही नहीं किया, 40-50-60% लोग वो देख रहे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया। अब मैं उनका फीडबैक लेके अपना माइंडसेट चेंज कर दूं, ये सही नहीं है ना। तो डेटा ड्रिवन काम करो, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो कंसल्टेंट है, जैसे रेस्टोरेंट की बात करके चले तो एक ऐसा बंदा जिसको बहुत एक्सपीरियंस है, उसका ही फीडबैक आ रहा है ना, तो सब फीडबैक को वो बीट कर सकता है, वो डेटा को भी बीट कर सकता है। तो अगर एक अथॉरिटी फिगर से जिसको फील्ड एक्सपीरियंस है उसका फीडबैक लेना चाहिए, या फिर डेटा ड्रिवन अप्रोच को लो। ये सबके लिए लर्निंग दे रहा हूं, दुनिया में किसी चीज के लिए फीडबैक अच्छा होता है, बट किससे लेना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जोमेटो का भी वो रिसेंटली डेटा उन्होंने शेयर किया था कि 75% ऑफ ऑर्डर्स ऑन जोमेटो वो सिर्फ प्योर वेज रेस्टोरेंट से ही हो रहे हैं। तो इसमें एक पर्सन लाइक कैसे डिसाइड करेगा कि वो, और जैसे कि मैं भी एक प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो हम लोग लाइक नॉन वेज रेस्टोरेंट की तरफ देखते भी नहीं है, तो फिर और जो जैन हो गए, ऐसे लोग हो गए, तो कैसे डिसाइड करने का कि प्योर वेज खोलें या नॉन वेज खोलें? यार राइट, देखो मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट मतलब एज माई वर्क मैं चिकन भी बेचता हूँ, मैं मटन भी बेचता हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मतलब हमारे घर में मम्मी की तरफ से कोई भी नहीं खाता है और पापा की तरफ से सब लोग खाते हैं, तो बट मैं बाई चॉइस वेजिटेरियन हूँ और मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ। यार ये फैक्टर है, ये तो देखो कस्टमर को ही डिसाइड करना है कि अगर नॉनवेज वहाँ बन रहा है उसे जाना है कि नहीं जाना, मतलब मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं रिकमेंड ये करूंगा, प्योर वेज खोलो, सीधी सी बात, सेफ साइड, क्योंकि 70-80% लोग प्योर वेज खाते हैं। और प्योर वेज के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसी जगह पे नहीं खाते जहाँ पे मिक्स फूड मिलता है। वो कहते हैं भाई प्योर वेज वाला प्योर वेज ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। बाकी मेरी मम्मी की साइड से और मेरे पापा की साइड से सब चिकन खाते हैं। प्राइसिंग हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं अपने फूड का? यार आपको आसपास देखना पड़ेगा कि आपको एवरेज आउट करना है। सबसे सिंपल तरीका है कि आपके अगर आसपास 5 फूड ट्रक्स है या 5 कियोस्क है, आपके जैसे जो आउटलेट्स है, उन 5 लोग की प्राइस लो। एक 100 पे बेच रहा है, 110, 120, 130, 140, 150, 5 को लो, डिवाइड बाय 5 कर दो, जो प्राइस आ रहा है आंख बंद करके रख लो। बट कभी भी प्राइसिंग आपकी अंडर कटिंग मत करिए। मतलब मेरी पहली फिलॉसफी होती है, कई फ्रेंचाइजी मेरे से कहते हैं यार सस्ता माल बेचते हैं ना शुरू में, फिर महंगा कर लेंगे। मैंने सस्ता कैसे बेच लोगे भाई, इतना मार्जिन है क्या तुम्हारे पास कि तुम जब सस्ता बेचोगे तो क्रीम तुम फिर इसकी जगह ये वाली लगाओगे, तुम फिर बटर इसकी जगह ये वाला लगाओगे, तो फिर वो मेरा ब्रांड खराब होगा, तुम्हारा क्लाइंट खराब होगा। स्टाफ को कैसे लाइक पहले तो प्रोक्योर लाइक हायर करें और फिर उसको रिटेनिंग? तो जैसे स्टाफ हायरिंग की आप कह रहे हो, तो मैं प्राइमरीली कैरेक्टर पे ज़्यादा हायर करना पसंद करता हूँ रैदर देन उसकी एक्सपीरियंस पे। मेरी एक कोर टीम है जिसको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। ये कोर टीम कब से है? 2015 से मेरे साथ है, जो मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मैं मतलब पागल हूँ अपने रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए, तुम लोग को दिख रहा होगा यार, मतलब कोई कहने की बात ही नहीं है मुझे। और थोड़ा सा जो है ना, आपको जब भी आप बिजनेस में जाते हो
वो कोई भी बिजनेस, आपको थोड़ा सा नार्सिसिस्ट होना पड़ता है, जैसे आपको ऑब्सेशन होना चाहिए अपने खाने के लिए, मतलब यार और अच्छा भी होना चाहिए अगर आपका खाना, मतलब तभी आप कह भी पाओगे। तो मुझे लिटरली लगता है कि मेरे यहाँ खाना बहुत अच्छा है, और वो शायद मेरी नज़र में तो है, तो मैं भयंकर खाता हूँ, मेरी सेल्स भी प्रूव करती है काफ़ी हद तक वो बात। तो मेरी कोर टीम है, उसको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। अब मैं क्या कहता हूँ, यार मुझे ट्रेंड बंदा चाहिए ही नहीं, कि मुझे नहीं चाहिए जो उसको आता हो खाना बनाना, मुझे चाहिए जो मेहनत से काम कर पाए। भाई मैं खड़ा हूँ 10 घंटे, क्योंकि भयंकर गर्मी होती है किचन के अंदर। आप किचन के अंदर जाके काम करना, जहाँ इंडियन तंदूर वंदूर होता है, आप कसम खा लोगे यार ये गलत जगह आ गया यार, ये लाइन गलत ले ली। तो उस माहौल में काम करने के लिए आपको ऐसा बंदा चाहिए जो वाकई वो चीज़ सीखना चाहता हो। आप सिर्फ पैसे पे नहीं रोक सकते इस लाइन में आदमी को, स्टाफ को। तो कैरेक्टर पे आप हायर कीजिए, देखिए कि वो अच्छा लड़का है, काम अच्छा करना चाहता है, और फिर उसको ग्राउंड अप से ट्रेन कीजिए, बिना ये सोचे कि ये सीख जाएगा तो भाग जाएगा। क्या अक्सर इस लाइन में क्या होता है कि लोग यही चक्कर में अपनी रेसिपियां छुपाए, जो कहते हैं सीक्रेट मसाला, और ये हमारा सीक्रेट टेक्निक है। भाई मैं मानता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ आपको सीखना, मेरे यहाँ लिटरली कोई आता है, जैसे लेडीज आती है, मुझे केक बनते हुए देखना है जी अपना कैसे बनता है, वो आप कोल्ड रूम चले जाओ, अपनी केक की स्लिप दिखाओ, ये आपका केक है, आपके सामने बना देगा वो पूरा। आपको बनाना, खड़े होकर बना लो अपना केक। मतलब आपका ट्रस्ट लेवल इतना बढ़ा दो आप अपने गेस्ट में, और सेम चीज़ अपने स्टाफ के साथ भी, उनको कॉन्फिडेंट फील कराओ। अपने सीनियर स्टाफ को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके कि यार मैं जूनियर को सिखाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा जूनियर कल मुझे रिप्लेस कर दे। अक्सर यही होता है, रेस्टोरेंट ओनर्स क्या करते हैं, जूनियर सीख जाता है, चल यार तू प्रमोट कर दे, हटा 20,000 वाले को, तेरे को मैं 12 ही दे दूंगा, वो भी खुश है, 10 की जगह 12 मिल गए, और 20,000 वाले की नौकरी चलेगी। इसलिए 20,000 वाला का भी सिखाता नहीं है। हमारे केस में हम कहते हैं यार तुम्हारी सिक्योर्ड है पूरी, और 20 की जगह 22 में सिक्योर्ड है, तुम इसको काम सिखाओ। और लिटरली हमारे यहाँ पे हाउस कीपिंग के लड़के आए थे, 2 लड़के हैं संजय राजकुमार करके, इन्होंने हमें ज्वाइन किया 2018 में। हाउस कीपिंग पे लिटरली बर्तन धोते थे। आज ये दोनों लड़के मेरी पूरी बैक किचन संभालते हैं, बैक एंड हेड शेफ्स हैं ये लोग। मतलब वहाँ से 8 आउटलेट का खाना बन के, पैक होके, फ्रोजन होके रोज डिलीवर होता है। ये अकेले 2 लड़के हैं, मतलब विद दी टीम ऑफ कोर्स, अब नीचे टीम है, बट यही मैनेज करते हैं पूरा। मतलब जैसे राजकुमार है वो पूरा चाइनीज मैनेज करता है, संजय है वो पूरा इंडियन और मुगलाई मैनेज करता है। और आंख बंद करके विश्वास है मुझे इन लोगों पे, मुझे मतलब भी नहीं है यार कि क्या बनना क्या नहीं बनना। ये कॉस्ट शीट्स अपने आप बना के देंगे, 1-1 रुपए का हिसाब रखेंगे, सारी SOPs फॉलो कराएंगे, कुछ गड़बड़ होगी तो अपने आप मेरे को बता देंगे भैया ये गड़बड़ हो रही है। और कोई ऐसा घंटों का हिसाब नहीं होता हमारे यहाँ पे कि आपने 9 घंटे की ड्यूटी कर ली तो, या 10 घंटे की हो गई, 11 घंटे की हो गई तो ओवर टाइम हो गया, या 6 घंटे की हो गई तो पैसे कट गए। अगर आप कायदे के बंदे हो ना तो हम लोग टाइम पूछ ही नहीं रहे हैं। आप आओ, आपको काम पता है कि कैसे करना है, वो आप 6 घंटे में कर लो। जय माता दी हमारे साथ बैठ के, टेबल टेनिस है हमारे यहाँ, पूल टेबल हम लोगों ने रखवाई है, आप तो खूब बैठे गप्पे मारिए हमारे साथ, हमें सबसे मजा आता है। बट काम खत्म कर लो अपना। हमारे यहाँ वो लालची वाला हिसाब नहीं है कि घिसते रहो घिसे रहो, ये नहीं कर ले तो अगले दिन का भी कर ले, क्यों कर ले यार। तो इस चक्कर में एक तो आपकी लॉयल्टी बनती है स्टाफ से, वो आप पे ट्रस्ट करता है यार ये मुझे घिस नहीं रहे जबरदस्ती, फिर उनको रेमुनरेट कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, ये सोच के नहीं चलते कि हम 6,000 वाला बंदा 15,000 कैसे कमा सकता है। भाई क्यों नहीं कमा सकता यार, काबिलियत है उसके अंदर। वो 15 क्या, वो मतलब 1.5 लाख भी कमाएगा। हम लोग जिस चीज पे उसने ज्वाइन किया होता है ना, वहां से उसको टैग कर देते हैं। अधिकतर रेस्टोरेंट, यार तू तो बर्तन धोता था, तू कैसे 20,000 रुपये तनख्वाह मांग रहा है। अरे बाबूजी मैंने काम सीखा है 4 साल में। अरे फिर भी तू तो बर्तन धोने पे आया था। यार उससे क्या मतलब है, तुम नया बंदा आया करोगे तो 25 पे ही करोगे, भाई उसे प्रमोट कर लो ना। तो हमारे यहाँ लिटरली ऐसे है, हमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है। जैसे एक मेरे यहाँ एक शेफ की शादी थी, 5 लोग गायब, वो सब रिश्तेदार थे, क्योंकि उसने बुलाए और 5 गायब हो गए। खैर वो गायब भी कैसे हुए, उन्होंने कहा कि शादी में जाएंगे भैया 2 घंटे के लिए, अब 2 घंटे मैनेज करवा लेना, हम वापस आ जाएंगे। अब ये उनकी खुद की रॉयल्टी थी कि अपने सगे भाई की शादी में वो सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे के लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं ड्यूटी आज में हम यहाँ पे रहेंगे, पूरी तैयारी करा के जाएंगे, शाम को 7 बजे जाएंगे, रात को 11 साढ़े 11 बजे वापस आ जाएंगे, फिर 2 बजे चले जाएंगे, फिर हम देख लेंगे। तो ये लॉयल्टी आप सिर्फ पैसों से भी नहीं खरीद सकते हो। आपको ओवरऑल उनको एक्सपीरियंस देना, एक ट्रस्ट होना चाहिए यार उनका कि मेरा खराब समय आएगा ना तो ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। कि 99% ऑफ द डे सबके अच्छे हैं, हमारे भी और उनके भी। 1 ही परसेंटेज जो हमारा भी खराब होता है, जो उनका भी खराब होता है। मतलब उनके साथ भी कुछ ऐसी होनी अनहोनी हो सकती है, जरूरत हो सकती है, और उन लोगों की छोटी छोटी है यार बेसिक जरूरतें हैं, वही पूरी कर दें तो कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। मेरा क्लियर मानना है कि आप स्टाफ का ध्यान रखिए, बेसिक ध्यान रखिए, हंसी खुशी से रखिए यार, परिवार की तरह रखिए यार। मतलब मेरे यहाँ पे लिटरली हर किसी के पास एक्सेस है मेरे को डायरेक्ट फोन करने का। मेरे पास तकरीबन 350-400 लोगों की टीम है, 400 प्लस ही होगी इनफैक्ट। अब सबके पास डायरेक्ट नंबर है, सबका फोन एक कॉल में उठता है। जस्टिन नहीं उठता है तो मैं खाली ये डालता हूँ व्हाट्सएप डाल दे। अगर मैं कहीं बैठा हूँ ना, जैसे अभी बैठा हूँ, मैं ये बोल दूँगा व्हाट्सएप डाल दे, काम हो जाएगा तेरा। और वो भी मुझे तभी करते हैं वो एक्सट्रीम कुछ हो जाता है कि यार ये तो अब फंसी गया पेच, अब ये सुन नहीं रहे नीचे हायरार्की वाले,
तो उसमें ऐसा नहीं होता कि जाके उनको कोई गाली पड़ जाए, यार तुमने मुझे क्यों बोल दिया, तुम अपने सीनियर मैनेजर को बोलो। उनको पता है कि उनकी एक हायरार्की है, किचन मैनेजर है, फिर HR है, फिर उसके ऊपर अकाउंट्स है, फिर मैं हूँ। बट अगर उनको लगता है यार भैया से कुछ बात करी जा सकती है, कई बहुत बेसिक बातें होती हैं यार, कि भैया 25,000 रुपये मिल जाएंगे क्या, सैलरी चाहिए, वो बाइक खरीदनी है। अब हमारे लिए 25,000 रुपये कोई वैल्यू नहीं है, बट उसके लिए 25,000 उसकी 3 महीने की तनख्वाह, 2 महीने की तनख्वाह हो सकती है। उसको अगर वो मिल गए ना आपके यहाँ से, और आपने कोई तानाशाही करके नहीं काटे, आपने ये नहीं कह दिया कि भाई सारी कटवाने तुझे अगले महीने कहीं से भी लेकर आ, काटने दो यार, धीरे धीरे उसे ग्रो होने दो अपने साथ। आप भी तो गाड़ी खरीद रहे हो ना अपनी, आप अपने खर्चे बढ़ा रहे हो, उसके भी धीरे धीरे बढ़वाओ। और तरक्की होनी चाहिए, उसको देखनी चाहिए कि मैं कहाँ आया था और कहाँ हूँ आज। उसको देख के 4 लोग और अपने आप जुड़ते हैं। क्योंकि जैसे राजकुमार है, राजकुमार जिस मोहल्ले में रहता है, राजकुमार जब आता था ना तो उसके दोस्त भी कहीं ना कहीं बर्तन ही धोते थे। जैसे राजकुमार हमारे यहाँ धो रहा था, उसके 4 दोस्त बर्तन धो रहे, उसके बाकी 4 दोस्त आज भी लगभग बर्तन ही धो रहे हैं या हेल्पर बने। राजकुमार सीनियर शेफ है, उनको लगता है यार ये कंपनी ठीक है यार, ये ध्यान रख रही है। राजकुमार देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, उसका पहनावा बदल गया, उसको दिवाली पे टीवी गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर था तो उसको टीवी मिला है, और सब बढ़िया हो गया। अब वो आदमी आता है, कहता है बाबूजी मुझे लगा लो। अब लिटरली अगर मार्केट में तनख्वाह 8,000 होगी ना, क्योंकि मैं 6,000 में आपके यहाँ काम कर लूंगा, आप काम तो सिखवाते हो। और मेरी क्लियर फिलॉसफी रहती है, मैं लिटरली गली आता हूँ, मैं कहता हूँ क्यों बर्तन धो रहा है, जब खाली समय है तो काम सीखना। मैं कोई मना करे तो मेरे को आके बता, खराब हो रहा है मंचूरियन मेरी जिम्मेदारी है, खराब हो रहा है स्प्रिंग रोल मेरी जिम्मेदारी है, कितने का खराब कर लेगा, 500, 1,000, 2,000, सीख गया तो तू कितना बड़ा एसेट है मेरे लिए, मैं 1 महीने में 10 दिन रिकवर कर लूंगा। तब मुझे पता है उसको 12 ही देनी है, जो एक्चुअल काम वो 25,000 का कर रहा है, तो मेरे को तो 12,000 रुपये, 13,000 रुपये 1 महीने में बच गए। ये यार ध्यान रखो, बस कुछ नहीं है। जो उन्होंने बताया ना, ये 3 पॉइंट्स होते हैं, ये मैं भी अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ। मुझे लगता है यही कोर कंसेप्ट है किसी को भी रिटेन करने का। सबसे पहली चीज फाइनेंशियल ग्रोथ। तो आप पहली बात उसको उतना पैसा दो जितने में वो सर्वाइव कर सकता है। पैसा ये मत करो अंडर कटिंग कर रहे हो तो फिर वो आपके पास आएगा, क्योंकि अभी उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे उसको ऑल्टरनेटिव मिलेगा वो भाग जाएगा। तो पैसा उतना दो जिसका उसके लिए सफिशिएंट है। दूसरा, फाइनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए। कोई अगर आपको पास इतने पे आया था तो उसको फाइनेंशियली ग्रो करना है। अब फाइनेंशियली ग्रो कैसा होगा? दूसरा पॉइंट, मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब बंदा जब तुम्हारे पास में आया था वो स्किल सेट पे इतना था, जब वो जाएगा या उसका ओवरऑल हमेशा स्किल सेट बढ़ता रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए उसका स्किल सेट या फिर उसकी मेंटल ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है। ठीक है। तीसरा इस कल्चर, कंपनी में ऑफिस में आने में उसको मजा आना चाहिए, कि उसको ये ना लगे यार आज ऑफिस नहीं जाना, आज मन नहीं कर रहा, आज बार छुट्टी मारने के बहाने, छुट्टी में उसको बुरा लगना चाहिए आज छुट्टी हो गई। क्यों, कैसे कर सकते हो? हर एक कंपनी के लिए सब्जेक्टिव है कि तुम कंपनी का माहौल ऐसा कर सकते हो, जैसे उन्होंने कहा नंबर दे रखे, कोई प्रॉब्लम आए, कल्चर ऐसा बना दो कि सब हर बंदा एक ही हायरार्की में अपने आप को फील करे। वो हर इंडस्ट्री के लिए सब्जेक्टिव हो सकता है। टेबल टेनिस लगा दो, प्ले स्टेशन लगा दो। कई कंपनीज में खाली आप इज्जत ही दे दोगे ना, वही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बेसिक जो एम्प्लॉय है वो इज्जत ही मांग रहा है। मूवी नाइट्स, मूवी वीकेंड्स, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर गिफ्टिंग, कुछ ऐसी चीजें, रिकॉग्निशंस। तो बेसिकली यही 3 है। अगर क्रक्स बातें करें ना, अगर ये 3 चीजें करते हो तो एम्प्लॉय रिटेन रहता है हमेशा। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। मुझे पर्सनली बड़ा मजा आया आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट टीम के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए भी। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।